तो नमस्कार दोस्तों, आइए स्वागत है एक बार आपका फिर से हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, हमने चौथे टेस्ट का पहले पार्ट में 50 प्रश्न कर लिए थे। इस पार्ट में हम लोग 51 से 100 तक के प्रश्न करेंगे। इसमें जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वह इस पार्ट का अंतिम वीडियो होगा। इस टेस्ट का अंतिम वीडियो है। 50 प्रश्न हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे आज। तो आइए शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपसे वही पूर्वत निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, ये एक इनिशिएटिव है जो हमने लिया है और इससे आपको हमको सबको फ़ायदा होगा। ठीक है, आपके पढ़ाई में हमारा कुछ सहयोग होगा और हमारी जो कुछ ज़रूरतें हैं उनमें आपका। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और दोस्तों, अभी वीडियो एडिट करना हमको उतना कुछ आता नहीं है। मैं सिर्फ रिकॉर्ड करके जो है वो अपलोड कर देता हूँ। तो अभी यहाँ सामने कुछ दिखता नहीं है। जब क्लासरूम में मैं पढ़ाता हूँ तो वहाँ बहुत कुछ दिखता है, तो सामने जो है माउथ टू माउथ बातें हो जाती है, पर यहाँ नहीं हो पाता है। तो आपसे उम्मीद है कि आप कमेंट बॉक्स में अपने रिएक्शंस ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसा लगा। और किसी प्रश्न में कोई भी बोलने में या फिर कोई भी वर्तनी का त्रुटि हो जाता है तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी जो है इतने मैच्योर होंगे कि इस बातों को समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर से आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, अपना लाइक दीजिए वीडियो को। ठीक है, और कमेंट कीजिए आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, अभी हम कुछ आपको जो है टेस्ट के लिए परीक्षा नज़दीक है। यूपीएससी का 16 जून को परीक्षा है। तो इसके लिए जो है हमने ये टेस्ट हमारा जो है करीब 4 से 5 दिन में जो है हम चाहते हैं 4 से 5 दिन पहले हम चाहते हैं कि ये हमारा कंप्लीट हो जाए। टेस्ट सीरीज जो जितने भी करीब 20 टेस्ट हैं वो कंप्लीट हो जाए। और उम्मीद करते हैं अभी जो 50-50 प्रश्न का देख रहे हैं, उम्मीद करेंगे कि एक दिन में 100 प्रश्न आपको मिलने लगे एक टेस्ट में, एक वीडियो में, ताकि आपको जो है एक साथ एक टेस्ट मिल जाए। अभी क्या होता है कि एक टेस्ट आपको 2 दिन में मिल पाती है, थोड़ी मेरी अपनी निजी व्यस्तता के कारण से। तो और सीसेट के कुछ प्रश्नों का जो कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं जो पीवाईक्यू में आए पूछे गए हैं, मैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करूँगा और आपके लिए उसके लिए एक अलग सीरीज लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो 8 से 10 वीडियो का वो सीसेट का सीरीज होगा जिसमें जो है पीवाईक्यू पूरा का पूरा जो है वो सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, आधे घंटे की उम्मीद करूँगा, या फिर 1 घंटे की। तो वीडियो की लेंथ यदि बढ़ेगी तो वीडियो का नंबर कम हो जाएगा अपने आप। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो है आपसे बात करने की हमारी यही एक मंच है, यही एक प्लेटफॉर्म है। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है 51 नंबर का प्रश्न है जो आज के वीडियो का पहला है। कह रहा है भारत ओमान संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसका? भारत ओमान। तो दोस्तों, ओमान कहाँ पे है? तो ओमान अरब सागर में स्थित है और सऊदी अरब का जो अरबियन कंट्री है जितने भी, उसका एक हिस्सा है जहाँ से लाल सागर जो है वह शुरू होती है। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ ओरमाज के जो है ऊपर में स्थित है ये। आप लोग जो मैप खोल के देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें भारत ने सैन्य उपयोग और रसद सहायता के लिए ओमान के प्रमुख बंदरगाह दुक्म तक पहुंच प्राप्त कर ली है। तो क्या यह कथन सही है? तो आइए देखते हैं पहला कथन के बारे में। तो कह रहा है दुख बंदरगाह दुक्म बंदरगाह कह रहा है रणनीतिक रूप से ईरान में चाबहार बंदरगाह के निकट ही स्थित है। और चाबहार बंदरगाह दोस्तों, अभी का जो प्रेजेंट का गुड न्यूज़ है, चाबहार बंदरगाह को फिर से जो है भारत में क्या कर लिया गया है, उसका जो है वो ऑपरेटिंग जो है वह साझा हो चुकी है। ठीक है, तो दुक्म बंदरगाह जो है भारत से, तो दुक्म बंदरगाह जो है वो सेशल्स में, अजम्पशन द्वीप और मॉरिशस में आगालेगा द्वीप भारत के सक्रिय समुद्री सुरक्षा रोड मैप के अनुरूप है। इसीलिए पहला कथन क्या हो जाएगा? सही है। तो प्रमुख बंदरगाह जो है वहाँ तक जो है भारत की पहुँच जो है वह सुनिश्चित हो गई है। ठीक है, देखिए ओमान के खाड़ी देशों में जो है भारत का रणनीतिक साझेदार है और खाड़ी सहयोग परिषद यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है वह अरब लीग तथा हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, ये एक संस्था है, ये दोनों इनके साथ समझौता हुआ है। और ये दोनों जो है अरब देशों में जो है रणनीतिक साझेदार की भारत की प्रमुख सलाहकार हैं। ठीक है, खाड़ी देशों में। तो कह रहा है कि हिंद महासागर क्षेत्र में अपने विस्तार में भारत ने सैन्य उपयोग और रसद समर्थन के लिए ओमान दुक्म का जो है ओमान दुक्म जो बंदरगाह है उन पर तक जो है पहुंच हासिल कर ली गई है। और इस क्षेत्र में प्रभाव बढ़ने से भारत में क्या होगा? भारत का प्रभाव यदि यहाँ बढ़ता है तो चीन को हम लोग क्या कर सकते हैं? बैलेंस कर सकते हैं, वहाँ से एनकाउंटर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ईस्टर्न ब्रिज दोनों देशों के मध्य वायुसेना अभ्यास हैं। ठीक है, तो दोनों देशों के बीच जो है वायुसेना अभ्यास होती है उसका नाम ईस्टर्न ब्रिज है। तो
जरा हम लोग देखते हैं इसमें खाड़ी देशों यानी कि ओमान के बीच हमारा कौन कौन सा सैन्य अभ्यास चल रही है। तो खाड़ी देशों में एकमात्र देश है ओमान, जिसके साथ भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेवाएं क्या कर रही है, नियमित द्विपक्षीय अभ्यास और स्टाफ वार्ता कर रही है। ठीक है, इससे क्या होगा कि पेशेवर स्तर पर क्या होगा, घनिष्ठ सहयोग और विश्वास बनता है। जब हम लोग क्या करते हैं, मिलकर सैन्य अभ्यास करते हैं तो वहाँ से हमारा ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो थल सेना के अभ्यास का क्या नाम है, अल नगाह। अल नगाह नाम है थल सेना के अभ्यास का। ठीक है, वायुसेना के अभ्यास का क्या नाम है, तो ईस्टर्न ब्रिज नाम है। ठीक है, नौसेना के अभ्यास का क्या नाम है, तो नसीम अल बहम नाम है। क्या नाम है, नसीम अल बहम। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट, तो दूसरा सही हो गया, पहला सही होगा। तीसरा कह रहा है कि ओमान होर्मुज जलडमरू मध्य के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। ठीक है तो कह रहा है ओमान जो है वह होर्मुज जल संधि के प्रवेश मार्ग पर स्थित है। इसके माध्यम से भारत अपने तेल आयात का 5वां हिस्सा क्या कर सकता है, आयात करता है। ठीक है, तो ओमान कुछ इस तरीके का देश है दोस्तों। मैं यदि एक रफ डायग्राम बनाने का कोशिश करूँ तो ये यहाँ अरब सागर है और यहाँ जो है स्टेट है जहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे स्टेट है कौन, आते हैं 52 नंबर पे। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चौथी औद्योगिक क्रांति डिजिटल, भौतिक और जैविक दुनिया के बीच की सीमाओं को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग की विशेषता को संदर्भित करता है। ठीक है, कह चौथी जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसमें भौतिक और जैविक दुनिया के बीच की सीमाओं को क्या करना था, कम करने के लिए जो है प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए किया गया था। तो पहला कथन सही है दोस्तों, जो चौथी औद्योगिक क्रांति हुई थी यह डिजिटल भौतिक और हुई नहीं है, होगी। ठीक है ना, तो यह डिजिटल भौतिक और जैविक दुनिया के बीच की सीमाओं को कम करने के लिए प्रौद्योगिक उपयोग की विशेषता को संदर्भित करता है। यह डेटा संचालित पर आधारित है। ठीक है, तो चौथी जो औद्योगिक क्रांति होगी वह डेटा के लिए होगी, डिजिटल क्रांति होगी ये। तो पहला कथन हमारा सही हो गया। दूसरे में बात करते हैं, तो दूसरा में कह रहा है कि विश्व आर्थिक मंच ने चौथी औद्योगिक क्रांति का केंद्र स्थापित करने के लिए बेंगलुरु को चुना है। ठीक है दोस्तों, तो ये दूसरा कथन भी क्या है, सही है ना। चौथी औद्योगिक क्रांति कह रहा है कि इस कहाँ पे होगा, तो ये बेंगलुरु में होगा। और देखते हैं हम लोग ये क्या है, कह रहा है कि चौथी जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है इसका शब्द 2016 में आया था और WEF के कार्यकारी जो मंच था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है ना, कार्यकारी अध्यक्ष उस समय कौन थे, क्लॉस शवाब द्वारा गढ़ा गया था ये 4th IR का। ठीक है, इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डाटा, स्वायत्त रोबोट, साइबर सुरक्षा, सिमुलेशन, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तथा इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT का शामिल किया गया था। कहा कि ये पूरी तरह से डिजिटल हमारा क्या हुआ, मतलब पूरी दुनिया का डिजिटल क्रांति होने वाली है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पेस मेकर के संबंध में, जेनोबॉट्स के संबंध में, जेनोबॉट्स जानते होंगे दोस्तों, जेनोबॉट्स होता है ऐसा रोबोट जो इंसान ने कोई और जानवरों और इंसानों को स्टडी कर सके। ठीक है, स्टडी कर सके, और उसमें क्या होता है, जानवरों के स्टेम कोशिका का बना होता है वो। ठीक है इसीलिए उसको जेनोबॉट्स बोला जाता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उसमें प्रोग्राम किया जाता है। तो सॉरी इसमें कह रहे हैं सेंटर फॉर, तो विश्व आर्थिक मंच ने जो हैदराबाद तेलंगाना को चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए 4th IR की स्थापना के लिए चुना है। ठीक है, मेरे दिमाग में आ रहा था कि कहीं तो कुछ मिसिंग है, पर यहाँ है। ठीक है ना, तो ये क्या है, बेंगलुरु नहीं होगा, ये हैदराबाद है। ठीक है, तो दूसरा कथन गलत हो जा रहा है, तो केवल एक सही होगा। ठीक है, 53 पे आते हैं। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो IMF के संदर्भ में हम लोग देखते हैं, तो इसका कह रहा प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करना है। ठीक है, IMF के बारे में देखते हैं, तो 190 देशों वाला एक संगठन है जिसमें प्रत्येक देश का इसके वित्तीय महत्व के अनुपात में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड में प्रतिनिधित्व है। इस प्रकार वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो देश अधिक शक्तिशाली है उस देश के पास क्या है, अधिक मताधिकार है। ठीक है, मतलब जो देश ज़्यादा पैसा देगा उसके पास मताधिकार ज़्यादा है। ठीक है, और IMF की सदस्यता प्राप्त करने के लिए एक बेसिक क्राइटेरिया होती है। ठीक है, मैं उसकी बात अभी नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं करूँगा क्योंकि और ज़्यादा लेंदी हो जाएगा वो। ठीक है, कर IMF का उद्देश्य क्या होता है इसका, तो प्राथमिक उद्देश्य इसका है कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थिरता को सुनिश्चित करना। एक्सचेंज रेट जो है विनिमय दर है, और अंतर्राष्ट्रीय जो भुगतान है, इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है, उनको क्या करना है, नागरिकों को एक दूसरे तक जो है आसानी से सक्षम पहुंच बनाना। ठीक है, उनका विनिमय जो है रेगुलेशन अच्छे से करना, ये IMF का मुख्य उद्देश्य है। तो पहला कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कह रहा है यह विश्व व्यापार संगठन WTO के साथ ब्रेटन वुड्स ट्विंस का गठन करता है। ठीक है, तो IMF का निर्माण जो हुआ था वो ब्रेटन वुड्स ट्विंस के गठन से नहीं हुआ था। ठीक है ना, तो यहाँ पे IMF का कुछ मिशन दिया हुआ है, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, हम सीधे आते हैं सवाल पे। कह रहा है कि जो IMF है
द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो है युद्धग्रस्त देशों में पुनर्निर्माण की सहायता के लिए विश्व बैंक के साथ जो है IMF की स्थापना की गई थी। जो वर्ल्ड बैंक था उसी के साथ में IMF की भी स्थापना की गई थी। दोनों संगठन ब्रेटन वुड्स के एक सम्मेलन में स्थापित होने पर सहमत हो गए थे। उन्हें ब्रेटन वुड्स ट्विंस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि यह विश्व व्यापार संगठन, अच्छा WTO के साथ नहीं, तो WTO के साथ नहीं, ये वर्ल्ड बैंक के साथ, ठीक है, ट्विंस का गठन करता है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना। कह रहा है यह वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो तीसरा कथन सही है। IMF जो है क्या करता है, वैश्विक स्तर पर एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। दूसरा रिपोर्ट क्या है इसका, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। ठीक है, तो तीसरा कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 1 और 3 सही है, यानी कि केवल 2 कथन सही है। इसके बाद आते हैं 54 नंबर पे। 54 कह रहा है कि कभी कभी चर्चा में रहने वाला विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, WHO का रिप्लेस अभियान निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है। तो WHO का जो रिप्लेस अभियान है वो क्या है। ठीक है, तो देखिए WHO जो है वह एक नई रिपोर्ट में पाया गया है कि वैश्विक स्तर पर 5 अरब लोग जो है हानिकारक किससे, तो ट्रांस फैट से जो है असुरक्षित है, उसको खतरा है ट्रांस फैट से। इससे क्या होगा, तो इससे हृदय रोग का और मृत्यु का खतरा बढ़ जा रहा है। हार्ट डिजीज जो है बढ़ने लगी है, हार्ट स्ट्रोक आने लगा है ट्रांस फैट की वजह से। तो ये एक हालिया रिपोर्ट में WHO की रिपोर्ट में आया है। WHO जो है पहली बार 2018 में औद्योगिक रूप से जो है क्या किया था, उत्पादित ट्रांस फैट जो है उनको खत्म करने का आह्वान किया था सारे देशों के साथ, पूरे दुनिया को, जिसमें जो है 2023 तक उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट, और 2023 खत्म हो चुका है, तो इसीलिए ये इस परीक्षा के लिहाज से ये क्या हो जा रहा है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जा रही है। तो WHO जो रिप्लेस अभियान है कि ट्रांस फैट को क्या करना है, उत्पादित ट्रांस वसा के आपूर्ति को औद्योगिक रूप से क्या करना है, उसको रिप्लेस करके, प्रतिस्थापित करके उसके जगह पे क्या करना है, त्वरित, पूर्ण और निरंतर उन्मूलन को सुनिश्चित करने के लिए 6 रणनीतिक कार्रवाइयाँ प्रदान करता है। ठीक है, उनमें से क्या क्या है, जैसे आहार स्रोतों और आवश्यक नीति परिवर्तन के लिए परिदृश्य की समीक्षा करना है। पहला है स्वास्थ्य का फैट जो है, जो हेल्दी फैट है उसको और तेलों के साथ औद्योगिक रूप से क्या करना है, उत्पादित करना है, और ट्रांस फैट को क्या करना है, उसको हटा करके हेल्दी फैट वहाँ पे लगाना है, रखना है। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो यूज होती है वो हेल्दी फैट को यूज़ करना है, ट्रांस फैट को रिप्लेस करके। तो यही इसका मिशन है। औद्योगिक रूप से उत्पादित जो ट्रांस फैट का उन्मूलन करने के लिए जो विधायी और विनियामक कार्रवाई है वो फटाफट होना चाहिए। ठीक है, जो लीगल प्रोसीजर है और रेगुलेशन है उन पर जो है कार्रवाई करना चाहिए। इसके बाद है ट्रांस फैट सामग्री का जो आकलन है, उसका जो मापन किया जाएगा, उस पर निगरानी, और जनसंख्या में कितना जो है ट्रांस फैट का खपत हो रहा है उसका रिकॉर्ड लाना। ठीक है, उसमें बदलाव लाना, कमी लाना। जो नीति निर्माता है और उत्पादक है उनमें आपूर्तिकर्ताओं और जनसामान के बीच क्या करना है, उसके बारे में जागरूकता प्रसार करना है, जागरूकता फैलाना है कि ट्रांस फैट क्या होती है, उससे कितनी स्वास्थ्य को खतरा है, इसके बारे में। ठीक है, तो नीतियों और विनियमों के अनुपालन को लागू करना, ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। तो रिप्लेस अभियान का कार्य किसको संदर्भित करता है, तो वैश्विक खाद्य आपूर्ति से औद्योगिक रूप से उत्पादित कृत्रिम ट्रांसप्लांट को, कृत्रिम जो है ट्रांस फैट को समाप्त करना, ट्रांस वसा को समाप्त करना। ठीक है, कह रहे हाल ही में खोजे गए बहिर्ग्रह, एक ग्रह खोजा गया है नासा के द्वारा LHS 475b के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे यह एक चट्टानी पार्थिव ग्रह है जिसका व्यास पृथ्वी के समान है। तो पहला कथन सही है। नासा जो है का जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, इसमें जो उसने जो है ये एक ग्रह का खोज किया है। ठीक है, नए जो है बाहरी ग्रह का खोज किया जिसका व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का लगभग 99% है, पृथ्वी के समान है उसका व्यास। ठीक है, उसका व्यास कहने का मतलब पृथ्वी के आकार के जैसा ही, जितना बड़ा पृथ्वी है उतना ही बड़ा जो है ये ग्रह खोजा गया है। तो पहला कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा में कह रहा है यह पृथ्वी से सैकड़ों डिग्री अधिक ठंडा है, कह रहा है कि ज़्यादा ठंडा है। तो ये कथन क्या है, गलत है। पृथ्वी से सैकड़ों डिग्री अधिक गर्म है, ये ठंडा नहीं है। ठीक है, और 41 प्रकाश वर्ष जो है वो दूर है, और किस नक्षत्र में है, तो ऑक्टोन नक्षत्र में है। ठीक है, एक चट्टानी पार्थिव ग्रह है जो पृथ्वी से लगभग 41 प्रकाश वर्ष दूर है, और नक्षत्र ऑक्टोन में है ये। ठीक है, तो पृथ्वी से ये अधिक गर्म है, ठंडा नहीं है, अधिक गर्म है। तो पहला कथन दूसरा कथन गलत हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ए। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं। तो 56 नंबर देखते हैं। 56 नंबर में कह रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइलें पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलकर पुनः उसमें प्रवेश करती है। क्या सही है? ठीक है, तो आइए देखते हैं बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है। ठीक है, तो इसे बैलिस्टिक के बारे में चर्चा कर ले। देखिए बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, रॉकेट चालित स्वनिर्देशित है, ये चलाओ और भूल जाओ, ऑटोमेटिक। ये क्या होता है, गाइडेड है। ठीक है, ऑटो गाइडेड मिसाइल है ये। और रणनीतिक आयुध प्रणाली है जो प्रक्षेपण स्थल से पूर्व निर्धारित लक्ष्य तक पेलोड पहुंचने के लिए परवलिक प्रक्षेप वक्र का अनुसरण करते हैं। भाषा थोड़ी कठिन लग रही है,
चलिए हमको इसको सरल भाषा में बताते हैं आपको। ये बैलिस्टिक मिसाइल क्या करती है, ये इस तरीके से करती है। यदि यहाँ से हम छोड़े मिसाइल को, ठीक है, तो हमको ऊपर छोड़ना होगा, टारगेट मेरा ये सेट होगा, ये वायुमंडल है, ठीक है। यहाँ से हमने रॉकेट को लॉन्च किया, इसको किसको, बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया, तो बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे करके वायुमंडल से बाहर जाएगी और फिर पैराबोलिक पाथ पे जो है वो क्या करेगी, नीचे आकर के इसको फिर से जो है इसको तब टारगेट करेगी। ये तो इसका पाथ क्या है, पैराबोलिक है, ठीक है, परवलिक परिक्षेप वक्र है ये सीधे सीधे यहाँ से जा करके ऐसे इसको टारगेट नहीं करती है। ये क्या करती है, पहले वायुमंडल से बाहर निकल के ट्रेवल करते हैं। इसीलिए बैलिस्टिक मिसाइल को क्या करना है, ट्रेस कर पाना मुश्किल है। रडार में ये नहीं आएगा, क्योंकि जैसे अंतरिक्ष में चला जाएगा ना, ये तो अंतरिक्ष में चला जाएगा, स्पेस से वायुमंडल से बाहर चला जाएगा और वहाँ ट्रेवल करेगा, फिर अचानक से आकर के क्या करेगा, वो टारगेट को हिट करेगा। तो इसको क्या करता है, रडार टेक्नोलॉजी में ये जल्दी पकड़ में नहीं आता। यदि इस पीरियड में पकड़ा गया तो ठीक, या यहाँ पकड़ा गया तो ठीक, नहीं तो ये क्या करेगा, नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ आने के बाद टाइमिंग बहुत ही कम होता है, तो तब तक नहीं कर पाता है ट्रेस, रडार जो है उसको नहीं कैच कर पाती है, ठीक है। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल का पाथ है, इसको चलाओ और भूल जाओ, ठीक है। फायर एंड फॉरगॉट के प्रणाली पर यह काम करती है। किस प्रणाली पर, फायर एंड फॉरगॉट, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आप देख लेते हैं। हमने बैलिस्टिक मिसाइल की सारी जानकारी ले ली है, ठीक है। कह रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल ने पृथ्वी का वायुमंडल से बाहर निकलकर और पुनः प्रवेश करती है। तो देखिए बाहर निकल रही है और फिर से पृथ्वी में प्रवेश कर दिया, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइलें गति के सीधे प्रक्षेप पथ का अनुसरण करती है। तो ये अनुसरण कर रही है सीधे पथ का, नहीं किस पथ का, तो परवलयिक पथ का अनुसरण कर रही है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। क्रूज मिसाइल जो होता है वह गति के सीधे पथ का क्या करती है, अनुसरण करती है। यदि क्रूज मिसाइल को डालें, यदि यहाँ हमारा टारगेट है और यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, तो ये सीधे इसको जा करके क्या करेगी, हिट करेगी, तो ये रडार में आ जाती है, ठीक है। और यदि लो अर्थ ट्रेवल करेगी तो रडार में आने की संभावना कम है, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। तो एक कथन एक सही है, दो गलत है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। आई होप कि आपको बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में जो डिफरेंस है, जो ये बहुत ही मेजर डिफरेंस है, यहीं पर जो है क्या होती है, गलतियाँ होती है, तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, रॉकेट स्वचालित निर्देश आयुध प्रणाली है। ये आयुध मतलब आर्म्स हैं, ठीक है ना। इसको कहाँ कहाँ से, तो विमान से, जहाज से, पनडुब्बी से और स्थल से लॉन्च किया जा सकता है। मतलब थल, जल और वायु तीनों जगह से इसको लॉन्च कर सकते हैं। और हमारे पास जो सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है वह 300 किलोमीटर से लेकर के 12,000 किलोमीटर तक की है, ठीक है। जैसे पृथ्वी का सीरीज जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल है, अग्नि का जो सीरीज है उसमें अग्नि 1, अग्नि 2 जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल है, और धनुष मिसाइल है, धनुष की जितनी भी सीरीज है वो सब बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो अग्नि 2 और अग्नि 1 ये बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है, और धनुष की जितनी भी सीरीज है वो बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 57 नंबर पे। कह रहा है कि हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ AK-203, ठीक है, 203 राइफलों के संयुक्त उत्पादन के लिए समझौता किया है। तो AK-203 राइफल का जो उत्पादन है उसके लिए किसके साथ समझौता किया है, तो देखिए भारत जो है रूस के साथ जो है वह संयुक्त रूप से अमेठी में, उत्तर प्रदेश में जो है एक कारखाना AK-203 राइफल का निर्माण शुरू कर दिया है, ठीक है। तो किसके साथ, तो रूस के साथ मिलकर के। कह प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पालिताना एवं शत्रुंजय पहाड़ी संबंधित है। जो तीर्थ स्थल है कौन सा, पालिताना और शत्रुंजय पहाड़ी किस धर्म से स्थित है, तो ये जैन धर्म से, ठीक है। उस असॉल्ट राइफल के बारे में, AK-203 असॉल्ट राइफल को AK-47 राइफल का उसको अपग्रेड करके माना जा रहा है, ठीक है ना। तो आप इसको देख लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग 58 नंबर पे ना, 58 पे, ठीक है। तो ये जैन समुदाय से संबंधित है। तो जरा डिस्क्रिप्शन देखने के लिए, जैन समुदाय का 2 प्रतिप स्थल जो है झारखंड में पारसनाथ पहाड़ी पर जो है सम्मेद शिखर है, और गुजरात में पालिताना में शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित मांगों को लेकर जो है विरोध हो रहा है, ठीक है। उससे संबंधित कुछ मांगे हो रही है। कह रहा है कि इस पहाड़ी को, पारसनाथ पहाड़ी को पर्यटन स्थल और पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित करना, और गुजरात में शत्रुंजय पहाड़ी पर मंदिर एवं संबंधित सुरक्षा चिंताओं को लेकर विवाद हो रही है, और उसी से संबंधित क्या हो रही है, विरोध हो रही है, ठीक है। तो पालिताना नगर जिला भावनगर गुजरात में एक पवित्र स्थल है, यहाँ सैकड़ों मंदिर है, अतः विकल्प क्या हो जाएगा, बी हमारा सही है, जैन वाला, ठीक है ना। पहले तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के, तो ऋषभदेव थे। पहला उपदेश दिए जाने के बाद यहाँ आए थे, ऐसा माना जा रहा है इस पर्वत पे, ठीक है। ऋषभदेव से पहले तीर्थंकर, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव से जुड़े हुए हैं। कह रहा अष्टाध्यायी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा यह विद्वान पाणिनि द्वारा रचित एक प्राचीन ग्रंथ है।
तो क्या सही है ये? बिल्कुल सही है ये। अष्टाध्यायी किसके द्वारा? तो पाणिनि द्वारा 2000 से अधिक वर्ष पुरानी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में लिखा गया है। क्या है? प्राचीन ग्रंथ है, तो पहला कथन सही हो जाएगा। ठीक है ना। यह ग्रंथ संस्कृत भाषा की ध्याननिमकता, वाक्य विन्यास और व्याकरण की विशद जानकारी देता है। तो दूसरा कथन भी सही है, ये संस्कृत के व्याकरण का बुक है और व्याकरण में जो है ध्वनि का जो किस तरीके से इस्तेमाल होगा संस्कृत भाषा के लिए, वाक्यों का कैसा विन्यास होगा, उन सब की जानकारी ये देता है। तो व्याकरण में हम लोग यही चीज़ पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक भाषा मशीन प्रदान करती है ये। ठीक है, इसका उपयोग कह रहे हैं कंप्यूटर सिखाए जा सकने वाले संस्कृत भाषा के एल्गोरिदम के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए इंग्लिश में क्या है, बहुत कुछ जो है प्रॉब्लम है, कभी कभी जो है वर्ड साइलेंट हो जाती है, कभी कभी जो है वर्ड्स का लिखा कुछ और जाता है, मीनिंग कुछ और आता है, और बहुत ज़्यादा जो है को सिमिलर वर्ड्स हैं, शब्द हैं। तो इस भाषा में, लेकिन संस्कृत में ऐसा एक भी शब्द अभी तक नहीं मिला है जो क्या करे, किसी एक को प्रतिस्थापित कर दें, है ना, पूरी तरीके से। या फिर शब्द का जो है अर्थ अलग अलग होता है, संस्कृत में हर शब्द का अलग अर्थ होता है। तो इसी खामी को दूर करने के लिए भारत सरकार चाह रही है कि कंप्यूटर में जो है वह संस्कृत भाषा का उपयोग किया जाए। ठीक है, तो इसलिए जो है एल्गोरिदम का प्रयोग करने का किया जा सकता है। ठीक है, तो तीसरा कथन भी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में जो है कैम्ब्रिज के विद्वान डॉक्टर ऋषि राजपोर्ट ने संस्कृत की सबसे बड़ी पहेली अष्टाध्यायी में पाई जाने वाली व्याकरण की समस्या को हल करने का दावा किया है। विद्वानों ने यह तर्क देते हुए एक सरल दृष्टिकोण अपनाया कि इतिहास में मेटा नियमों की गलत व्याख्या की गई है। जो मेटा नियम है, वर्चुअल वर्ल्ड है, उनकी जो है वो क्या की गई है, गलत व्याख्या की गई है। और वास्तव में पाणिनि का मतलब यह था कि शब्द के बाएं और दाएं पक्षों पर लागू होने वाले नियमों के संबंध में पाठकों को दाएं हाथ के नियम का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक नियम है जो उनको जो है रिसर्च से मिला है, अंततः एक सटीक भाषा मशीन बन सकती है। ठीक है, इस तर्क का उपयोग करके बन सकते हैं। तो संस्कृत भाषा के लिए एल्गोरिदम के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों 60 नंबर पे। कह शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट असर 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कह रहा है इसे एनजीओ प्रथम द्वारा जारी किया जाता है। तो ये बहुत ही शिक्षा के क्षेत्र में जो है बहुत ही प्रतिष्ठित, कहना शायद उचित होगा, प्रतिष्ठित क्या है, रिपोर्ट है। ठीक है, भारत सरकार के लिए निकाला जाता है, एनसीईआरटी के लिए। और एनजीओ एक है प्रथम एक एनजीओ है। ठीक है, वो निकालती है इसका। तो क्या हो जाएगा? 17वीं जो है वार्षिक शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट निकाली गई है, जिसका नाम असर 2022 जारी की गई है। और शिक्षा पर महामारी के जो प्रभाव है उस पर यह रिपोर्ट क्या करती है, प्रकाश डालती है। तो पहला कथन हमारा सही हो जाएगा। यह एक वार्षिक नागरिक नेतृत्व वाला घरेलू सर्वेक्षण है, तो ये भी सही है। यह वार्षिक नागरिक नेतृत्व वाला है, मतलब इसमें कोई बाहर से लीड करने नहीं आता। ये जो पब्लिक सर्वे है वो है, ये पब्लिक ही इसको क्या करती है, साझा करती है। तो वो उस तरह का एक ये सर्वे है। ठीक है, तो दूसरा कथन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। कह यह विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों के नामांकन की स्थिति का आकलन करता है। यहीं पर गलत हो जा रहा है। ये विश्वविद्यालय नहीं, स्कूल के अक्षर पर, विद्यालय के स्तर पर जो है वह क्या करती है, नामांकन की स्थिति का आकलन करती है कि विद्यालय में किस कक्षा में, कक्षा 3 और कक्षा 5 में छोटे बच्चों की बुनियादी शिक्षा और अंकगणितीय कौशल में गिरावट आई है, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। तो 3 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों का जो है नामांकन, और 5 से 16 वर्ष के बच्चों के राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर बुनियादी शिक्षा का जो गुणवत्ता है, जो अंकगणितीय क्षमता है, उस पर जो है जारी की जाती है। तो विद्यालय स्तर पर जारी की जाती है। ठीक है, तो तीसरा कथन क्या हो जाएगा हमारा? गलत। तो ये चलते हैं 61 नंबर पर। कह रहा ई स्पोर्ट्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स प्रतिस्पर्धी खेल है जहां गेमर्स विभिन्न खेलों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का उपयोग करते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक गेम्स हैं, ठीक है ना, जो हम लोग मोबाइल में गेम कहते हैं, वीडियो गेम, ये सब इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स हैं। तो इनमें मानसिक और शारीरिक क्षमता का उपयोग किया जाता है गेमर के द्वारा। तो ये कथन सही है। ठीक है, जैसे काउंटर स्ट्राइक है, पबजी है, लीग ऑफ लेजेंड्स है, ओवरवॉच है, फोर्टनाइट है, डोटा 2 है, ये सब खेल शामिल है। ई स्पोर्ट्स अब भारत में बहुखेल आयोजन श्रेणी का हिस्सा बन गया है, तथा कथन 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा में कह रहा है कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ई स्पोर्ट्स के लिए नोडल मंत्रालय है। ठीक है, ई स्पोर्ट्स के लिए जो नोडल मंत्रालय कौन है? युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय गेमिंग, ऑनलाइन जो गेमिंग है उसका प्रबंधन करता है। तो ये दोस्तों सही है। ठीक है ना, दूसरा कथन क्या है हमारा? सही है। ई स्पोर्ट्स का प्रबंधन कौन करता है? तो युवा मामले के खेल मंत्रालय और खेल विभाग के द्वारा किया जा रहा है, इसका अंतर्गत किया जा रहा है, इसका प्रबंधन किया जा रहा है। ठीक है, जबकि जो ऑनलाइन गेमिंग है उसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जा रहा है प्रबंधन, ठीक है ना। ई स्पोर्ट्स भारत में बहुखेल आयोजन श्रेणी का भाग है, ये तो ऊपर ही देख लिए, तो पहले तीसरा कथन भी सही है, तो तीनों कथन इसमें सही हो जाएगा। और 62 नंबर देख लेते हैं थोड़ा सा। 62 में क्या कह रहा है? 62 में कह रहा है कि, तो दोस्तों यदि 62 आपको हम बताएं तो उससे पहले आपको एक लाइक ज़रूर कर देनी है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है ना। सब्सक्राइब यदि नहीं किए तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं 62 पे। अचानक से याद आ गया, आपको बोल दिया, ठीक है, धन्यवाद। करें सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी विनिमय अधिनियम, ठीक है, जो सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी विनिमय अधिनियम 2021 के संदर्भ में कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहे इस अधिनियम के तहत नेशनल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सरोगेसी बोर्ड अधिनियम के तहत एक सांविधिक निकाय है। तो क्या एक सांविधिक निकाय है? तो दोस्तों सही है ये। देखिए कानूनी प्रावधान क्या है कि नेशनल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सरोगेसी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 2021 में हुई थी, ठीक है। 8 विनियम अधिनियम द्वारा जो है सरोगेसी कानून को जो है बनाया गया था, और इसमें जो है तो ये क्या हो जाएगा? 8 एंड सरोगेसी अधिनियम के तहत क्या सांविधिक निकाय है, ठीक है। तो सांविधिक हो गया ये, जब कानून द्वारा कोई भी चीज़ बनाया जाता है तो सांविधिक भी कहते हैं या फिर उसको विधि निकाय कहते हैं, ठीक है। वैधानिक कहते हैं, आप वैधानिक बोलिए, सांविधिक बोलिए, या ये दोनों क्या है? एक ही है, ठीक है ना। तो पहला कथन सही हो जाएगा। इसमें इस अधिनियम का जो परिभाषा दी गई है उसमें है कि इस अधिनियम के अनुसार क्या दिया गया है? तो 8 से तात्पर्य क्या है? ART, वो 8 कला वाला 8 नहीं, ठीक है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, क्या नाम है? 8 का फुल फॉर्म होगा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया जिसमें असिस्ट करके क्या किया जाता है? रिप्रोडक्शन का जो है प्रोसेस किया जाता है। जैसे कि सरोगेसी है, सरोगेसी में क्या किया जाता है? यदि कोई दंपत्ति जो है, इसमें महिला जो है क्या कर सकती है? अपने गर्भ को होल्ड नहीं कर पाती है, तो उनके लिए एक नया गर्भ की व्यवस्था की जाती है, यानी कि हम लोग जिसको कहते हैं सरोगेट मदर, जो दूसरे के बच्चों को क्या करती है? दूसरे के जो जायगोट होती है वो उसको अपने गर्भ में फर्टिलाइज करवा करके जो है ग्रो करती है, और फिर जब वो बच्चे का जन्म होता है तो वो क्या करता है? जो उनका बायोलॉजिकल पेरेंट्स है उनको वो ट्रांसफ़र कर देती है। इसको 3 पैरेंट बेबी भी कहते हैं, ठीक है ना। एक वही है ये, जिसमें गर्भावस्था के लिए किसी महिला के प्रजनन तंत्र में युग्म को, यानी कि गैमेट्स को स्थानांतरित कर दिया जाता है, यानी कि एक महिला से दूसरे महिला में गैमेट्स को स्थानांतरित कर दिया जाता है। आप सीधा सीधा सोच लीजिए, ठीक है। और जेस्टेशनल सरोगेसी, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF और युग्मक दान यानी शुक्राणु या अंडे का डोनेशन शामिल है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है? देखिए IVF में तो मैं थोड़ा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ, इसीलिए जो है मैं इसको हल्के ऊपर से बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये नहीं तो ये बहुत ही लंबा हो जाएगा। ये पूरा जो पूरा IVF टेक्नोलॉजी है, ये जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, ये पूरा का पूरा जो है 2-2.5 घंटे की क्लास है कम से कम, ठीक है। तो इसमें जो दाताओं के लिए पात्रता होती संबंधी जो नियम दिया गया है वह क्या होना चाहिए? पुरुष की आयु 21 से 55 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। जिससे क्या लिया जाएगा? अंडाणु लिया जाएगा, और जिससे स्पर्म लिया जाएगा, और अंडाणु यानी कि एक दान करने वाली की जो महिला है वह उसकी उम्र 23 से 35 वर्ष के बीच होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह सब कह रहा है कि एक बैंक 21 से 55 वर्ष की आयु के पुरुषों से शुक्राणु और 23 से 35 वर्ष के कर सकती हैं, ठीक है ना। 8 प्रक्रियाओं के से संबंधित जो है उपचार केवल शामिल युगल और एकल पक्षकार, जो कमीशनिंग पार्टी होते हैं, जो दोनों जो है, एकल पक्षकार का मतलब क्या हो गया कि जो सरोगेट मदर है वो सिंगल पक्षकार है, वही ना। जो युगल पक्षकार है जिनका जो है एग और अथी आया है, स्पर्म आया है, वो युगल पक्षकार हो गया, ठीक है। और दाता की लिखित क्या होती है? स्वीकृति के बाद ही किया जाता है। इन सब से क्या किया जाता है? कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है। तो तीसरा कथन भी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। अधिनियम परलैंगिक व्यक्तियों और समलैंगिक जोड़ों को 8 सेवाओं का लाभ देने से वंचित करता है। तो ये भी दोस्तों सही है। अभी जो है ये परलैंगिक या समलैंगिक जोड़ों के लिए जो है ये चालू नहीं किया गया है, शुरू नहीं किया गया, ठीक है। तो चौथा कथन भी सही है। तो सभी 4 क्या है इसमें? सही है, ठीक है दोस्तों। इसको देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। ठीक है। दाताओं की सुरक्षा के लिए किसी भी नुकसान, क्षति या मृत्यु की स्थिति के लिए जो है कमीशनिंग पार्टी को बीमा संबंधी प्रावधान किया गया है। आवश्यक होता है, जो बीमा करवाना ही करवाना होता है, ठीक है, ताकि कुछ भी हो जाए तो उसकी गारंटी उस जो डोनर है या जो गेनर है उसको ना हो, ठीक है। 8 से बच्चे के जन्म के अधिकार के लिए, 8 से बच्चे का जो जन्म होता है तो दंपति के जैविक बच्चे के रूप में माना जाएगा उसको, बायोलॉजिकल चाइल्ड होगा वो, और प्राकृतिक रूप से बच्चे के जन्म के समान सभी अधिकार जो है उनको दिया जाएगा, ठीक है। जो प्राकृतिक रूप से जितना जन्म होता है
उस तरीके का जो बच्चे का अधिकार मिलता है वो भी उनको मिलेगा, ठीक है। डोनर का बच्चे पर कोई भी अधिकार नहीं होगा, ठीक है। जैसे कोई स्पर्म डोनेट करता है या एग डोनेट करेगा तो डोनर का क्या होगा, उस बच्चे पर कोई भी अधिकार नहीं होगा, ठीक है। सीमाएं क्या क्या है, तो इसमें अविवाहित और तलाकशुदा विधुर पुरुषों, अविवाहित रूप से सहवास करने वाले समलैंगिक जोड़ा और परलैंगिक व्यक्तियों और समलैंगिक जोड़ों, चाहे विवाहित हो या न हो, इन सब को क्या किया है, इससे दूर रखा गया है। ये सब इनके लाभ नहीं ले सकते हैं, ठीक है। आते हैं 63 नंबर पे। 63 नंबर क्या कह रहा है, 63 नंबर कह रहा है कि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो आपको पता होगा कि महात्मा गांधी जो 1915 में 9 जनवरी को ही क्या किए थे, दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, ठीक है, इसी तारीख को। इसीलिए उस दिन को क्या किया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो पहला कथन सही है और दूसरा उसका सही व्याख्या भी है, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। इसमें तो आई थिंक हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। 2003 से जो है प्रवासी दिवस मनाए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए। लेकिन 2015 में इसे क्या कर दिया गया था, संशोधित करके हर 2 वर्ष पर इसे मनाने का निर्णय लिया गया था, ठीक है। पहले प्रत्येक वर्ष मनाया जाता था, अब इसको प्रत्येक 2 वर्ष मनाया जा रहा है 2015 से। ये याद रखने, ये इसमें मेन पॉइंट था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 2023 का। यदि हम लोग देखें तो इसमें क्या था, प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार, ये इसका थीम था, ठीक है। एक अनिवासी भारतीय अन्य या भारतीय मूल के व्यक्ति आईपीओ और अनिवासी, इससे संबंधित एक चीज़ और है कि जो हमारा अनिवासी भारतीय है उनके क्या क्या अधिकार हैं इस देश में, उस स्टेटमेंट को, कॉन्सेप्ट को जरूर देख लीजिएगा। हो सकता है इसमें इस कॉन्सेप्ट को इनबिल्ट करके सवाल बन सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी समझ लीजिए तो एक्स्ट्रा करिकुलर हो गया। 64 नंबर में कह रहा है ब्रिटिश भारत में भू राजस्व बंदोबस्त, ठीक है, भू राजस्व बंदोबस्त के संदर्भ में बात करना है। तो कह रहा बंगाल की अस्थायी बंदोबस्त और बम्बई दक्कन में रैयतवारी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। तो सही है कि गलत, बताइए। तो बंगाल में क्या किया गया था, अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था, 1793 में ही लागू हो गया था, ठीक है। निश्चित कर दी गई थी जो प्रत्येक जमींदार को अदा करनी होती थी, और जमींदार क्या करते थे, अपने निश्चित नहीं चुका पाते तो राजस्व वसूल करने के लिए उसकी संपदा क्या कर दिया जाती थी, नीलाम कर दी जाती थी, ठीक है। तो अस्थायी बंदोबस्त 1793 में ही लागू हो गया था कंपनी के लिए, ठीक है। चार्ल्स कॉर्नवालिस जो है वह 1738 से 1805 तक जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वहाँ था, ठीक है, ब्रिटिश कमांडर था वहाँ पे। और वहाँ पे जो है इस वहाँ से आने के बाद 1793 में जब वह यहाँ आता है भारत, ठीक है, तो बंगाल में स्तंभदारी कानून कर दिया, क्या कर दिया था, लागू कर देता है। और उस समय कॉर्नवालिस क्या था, बंगाल का गवर्नर था, ठीक है। तो पहला कथन हमारा सही हो जाएगा। बंगाल के राजाओं और तालुकदारों के लिए स्तंभदारी बंदोबस्त जो है लागू किया गया था। इन्हें जमीन, स्तंभदारी क्या होता है, जमींदार के रूप में एक वर्ग को रख देता है और जमींदार क्या करता है, उसमें जो है राजस्व इकट्ठा करता है, सरकार को देता है, यही प्रणाली थी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं उसको, निर्धारित राजस्व मांग कर अदा करना होता था। इस परिभाषा के अनुसार जमींदार गांव का ही जमींदार नहीं होता था, बल्कि राज्य का राजस्व संग्रह करता भी होता था, ठीक है ना। तो जो जमींदार को राजस्व इकट्ठा करने के लिए रखा जाता था वो राज्य का पूरा क्या है, संग्रह करता भी है। तो पहला कथन हमारा सही हो जा रहा है। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त स्तंभदारी प्रथा को ही बोला जाता है, ठीक है। तो बॉम्बे के दक्कत में रैयतवारी बंदोबस्त शुरू हुई थी, 1820 में शुरू किया था, रैयतवारी बंदोबस्त शुरू किया गया था, ठीक है ना। रैयतवारी कौन शुरू किया गया था, तो बंगाल व्यवस्था के विपरीत था ये। राजस्व सीधे रैयत के साथ तय किया जाता था। रैयत का मतलब क्या होता है, जो छोटे किसान हैं, ठीक है। तो अब जो जमींदार को दिया जाता था राजस्व वसूल करने के लिए, अब रैयतवारी व्यवस्था में क्या कहता है, इसका ठीक उल्टा था, तो सीधे किसान से लिया जाएगा राजस्व, ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त राजा और तालुकदारों के साथ और रैयतवारी बंदोबस्त जो है वास्तविक कृषकों के साथ किया जाता था। तो ये हमने अभी बताया है आपको, ठीक है। रैयतवारी बंदोबस्त में भू राजस्व निश्चित होता था, ठीक है, एवं अस्थायी बंदोबस्त में वृद्धि जो है प्रति 30 वर्ष में की जाती थी। तो तीसरा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्रति 30 वर्ष में भूमि का पुनः सर्वेक्षण किया गया और राजस्व दरों में क्या की जाती थी, वृद्धि की जाती। इसके लिए राजस्व मांग अस्थायी नहीं था, ठीक है ना, न रैयतवारी में और न ही अस्थायी बंदोबस्त में। तो तीसरा कथन गलत हो जाएगा, तो केवल 2 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं 65 नंबर पे। कह रहा ब्रिटिश भारत में संथालों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है 1857 के विद्रोह के बाद संथाल विद्रोह हुआ था, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के बाद संथाल विद्रोह हुआ था। सही है कि गलत है, तो पहला कथन क्या हो जाएगा, तो पहला कथन ये गलत है, ठीक है। देखिए संथाल विद्रोह कब हुआ था, संथाल विद्रोह 1850 के बाद ही हुआ था, 56-57 और कैसे पहले, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, 55-56 में संथाल विद्रोह हुआ था, जो मेनली जो बड़े पैमाने पर उस समय विद्रोह हुआ था वो, ठीक है। इसमें मेनली क्या हुआ था, ये संथाल परगना जो है वो संथाल के आसपास जो है, राजमहल के पहाड़ी के आसपास का जो क्षेत्र था
वहाँ जो है आदिवासी समुदाय रहते थे जिनको संथाल कहा जाता था, ठीक है, जो निचले ढलानों पर रहने वाले पहाड़ी के निचले हिस्से में रहते थे। लेकिन उनको क्या कर दिया कि जंगल साफ करके कृषि योग्य बनाने के लिए जो है, संथाल बड़े मेहनती थे और जंगल काट करके कृषि योग्य बना लेते थे और अपने जीवन यापन के लिए खेतीबाड़ी करते थे, ठीक है। अंग्रेज क्या किया, अंग्रेज जो है जंगल सफाई करवाने के लिए और वहाँ पे जमींदारों को बैठाने के लिए पहले संथालों को क्या करता है कि कहता है कि आप जाइए जंगल साफ कीजिए और वहाँ पे गांव बसाइए, ठीक है। जब वहाँ पे गांव बस जाता था तो उसको क्या कर देता था, हटा देता, फिर कह देता कि दूसरी जगह पे जाकर रहो, ठीक है, और जमींदार को वहाँ पे बैठा देता। इस तरह से करते करते जो है काफ़ी साल बीत गए, ठीक है। और 1832 आते आते जो है क्या हुआ कि उन सारे जो ज़मीन थे राजमहल पहाड़ी की जितनी भी ज़मीनें थी उन सबको ज़मीन राज्य सरकार कहने का मतलब है अंग्रेज जो है अपने अधिकार में ले लिए। यानी कि उनको दामिने कोह कहा गया। दामिने कोह का मतलब होता है ज़मीन किसकी होगी अब, तो अब ज़मीन होगी सरकार की, ठीक है, यानी अंग्रेज सरकार की, ठीक है, यानी कि कंपनी उस समय चल रही थी तो कंपनी की ज़मीन होगी। तो संथालों को धीरे धीरे तब एहसास होने लगा कि ऐसा जो है वह बहुत दिक्कत हो रहा है कि हम मेहनत करते हैं, हम यहाँ पे सफाई करते हैं, हम गांव बसाते हैं और हमको ही यहाँ से क्या कर दिया जा रहा है, खाली करवाया जा रहा है और बाहरी लोगों को यहाँ पे बसाया जा रहा है। तो 1950 के दशक में जो है उनको ये समझ में आ जाता है, महसूस हो जाता है, ठीक है। और उस पर भी जो है सहकारी लोग जो बाहर से आकर बसते थे उनसे क्या कहते हैं, ऋण वगैरह सब जो लेते थे तो वह कर्ज पे जो है संथाल वगैरह सब बहुत जो है दबते जा रहे, क्योंकि कृषि करने के लिए पैसा चाहिए होता है। पैसा चाहिए के लिए उनके पास तो रोजगार था नहीं, कृषि ही रोजगार था। तो नई जगह पे जा करके कहीं पे साफ सफाई करके कृषि शुरू करना है तो वहाँ पे फिर से कर्ज लेना है तो फिर से कर्ज देता था, कर्ज पे कर्ज देता गया जमींदार सब। और ये प्रथा जो है काफ़ी जो है लेयर बाय लेयर करके चढ़ जाता था और कर्ज नहीं चुक पाता था संथालों से। तो इसके वजह से जो है वह काफ़ी जो है बंधुआ मजदूरी की तरह जो है उनसे मजदूरों की तरह व्यवहार करना और उनको इस तरीके से ट्रीट किया जाता था, ठीक है। बहुत ही दयनीय स्थिति में संथालों को रखा जा रहा था, संथालों पे बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा था, ठीक है। इनमें जमींदार साहूकार औपनिवेशिक राज के खिलाफ जो है विद्रोह करने का समय आ गया था। ये महसूस होने लगा 1850 के दशक में संथालों को। तो वो क्या करता है, वे अपने लिए एक आदर्श दुनिया बनाने के लिए जो है क्या करता है, कहता है अब जो है इन सब के खिलाफ जो है विद्रोह करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 1855-56 के बाद जो है संथाल परगना जो है बनाया गया था, जिसके लिए 5500 वर्ग मील का क्षेत्र जो है भागलपुर और बीरभूम जिलों को पृथक शामिल किया गया। तो ये जो 1857 के विद्रोह के पहले ही ये विद्रोह हो गया था 1850 के ही दशक में, ठीक है। और चूंकि इतना खतरनाक विद्रोह हुआ था, इतना उसमें हिंसा हुई थी कि जो है अंग्रेज को संभला नहीं, ठीक है। हालांकि उन्होंने विद्रोह को दबा दिया, ठीक है। और अपनी जो है प्रशासन की दक्षता बढ़ाने के लिए जो है वहाँ पे ज़्यादा कंट्रोल स्थापित करने के लिए संथाल को जो एरिया था वो राजमहल पहाड़ी के एरिया जो था पहाड़ी पर उसको एक परगना ही घोषित कर दिया 1855-56 में, ठीक है। तो पहला कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के बाद नहीं संथाल विद्रोह हुआ था, उससे पहले ही संथाल विद्रोह हुआ था, ठीक है। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू और मांझी थे। तो सिद्धू मांझी और कानू भी थे एक, जो यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ है पर वो कानू भी थे। तो दूसरा कथन सही हो जाएगा। कह रहे संथाल विद्रोह पहाड़िया जो है लोगों के बीच हुआ जो स्थानांतरित कृषक थे और संथाल जो अस्थाई कृषक थे, ठीक है। तो सही है, तीसरा कथन भी क्या हो जाएगा सिर्फ जो है सॉरी कृषक के बीच नहीं हुआ था, हाँ ये गलत हो जाएगा कथन, सिर्फ कृषक के बीच नहीं था, उसमें साहूकार जमींदार और औपनिवेशिक राज्य जो था कंपनी उसके खिलाफ भी ये क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था। तो दूसरा कथन हमारा सही हो जाएगा, केवल एक कथन सही होगा इसमें, ठीक है ना। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि इसमें दिक्कत है इसमें को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, या आपके बुक में भी बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया होगा। आते हैं अब 66 नंबर पे। कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कह रहा है अमेरिका में गृह युद्ध की समाप्ति होती है, रैयतों की ऋणग्रस्तता में वृद्धि होती है, भू राजस्व में वृद्धि, साहूकारों के ऋण पत्र और दस्तावेज, ठीक है। कह रहा है 1875 का जो दक्कन दंगा हुआ था उसके क्या कारण थे। तो देखिए इसके सारे के सारे कारण हैं, ठीक है। अमेरिका में गृह युद्ध की समाप्ति हो जाती है। अब अमेरिका में गृह युद्ध की समाप्ति से भारत में जो दक्कन दंगे होते हैं उसकी क्या संबंध है, तो उसके संबंध हैं। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान जो है वह कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और किसानों के पास जो कपास की कृषि करना जो है किसान शुरू कर देता है, क्योंकि अमेरिका से ब्रिटेन जो है वह कपास की जो सप्लाई हो रही थी वो बंद हो जाती है अमेरिकी गृह युद्ध के टाइम पे, ठीक है। तो अब वहाँ ब्रिटेन को कपास चाहिए, तो यहाँ जो है भारत में जो है कपास की उत्पादन जो है शुरू होती है, बड़े पैमाने पर शुरू हो जाती है, ठीक है। 1864 तक आते आते जो है युद्ध समाप्त हो जाता है। युद्ध समाप्त हो जाता है तो अब फिर से जो है अमेरिका चाहता है कि वह वहाँ उत्पादन होने लगता है, तो वहाँ उत्पादन होने से ब्रिटेन को सस्ता पड़ता है, ठीक है। तो फिर से ब्रिटेन से मंगाने लगता है। तो ऐसे में भारत के जो व्यवसायी हैं जिन्होंने शुरू किया था उनके भू राजस्व में जो है, ठीक है, वृद्धि हो गई, लेकिन इसका जो है अब जो है निर्यात
बढ़ नहीं रहा था क्योंकि अमेरिका से जो है निर्यात शुरू हो गया था। ठीक है, तो भू राजस्व जो है कई वर्षों में जो 50% से अधिक की वृद्धि हो गई थी। ठीक है, तो ये जो किसान वर्ग जो साप्ताहिक बाजार के लेकर हुआ था, उनके पास जो है ऋण पत्र और दस्तावेज वगैरह सब है उनको नष्ट कर दिया, और ये विद्रोह होता है, काफ़ी भयंकर विद्रोह हो जाता है। उन्होंने साहूकारों और कानूनों में हेरफेर कर देता है और खातों में जालसाजी करने की शिकायत कर देते हैं। ठीक है, तो दस्तावेज और ऋण पत्र कई दमनकारी व्यवस्था के प्रतीक के रूप में प्रकट हुए थे उस टाइम पे। तो उस टाइम पे यही किया जाता था कि क्योंकि किसान पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो उनसे कहीं से कहीं भी जो अंगूठा लगवा लिया जाता था, कहता था कि देखो ऐसे ऐसे हो रहा है। क्या कर दिया जाता, देखिए ऋण के ऊपर ऋण दिया जा रहा था। जैसे कि मान लीजिए ऋण चुकता हो गया, तो उस ऋण को अब नया पत्र बना दिया जाता था। नए पत्र में फिर से लिखा जाता है कि आपने इतना ऋण लिया। ठीक है, जो कानून बना, जो पुराने ऋण को समाप्त करना होता था, तो उसमें नए पत्र बना करके फिर से एग्रीमेंट कर दिया जाता था। किसानों को ये स्थितियां जो है वह पता नहीं होती थी और उनके ऊपर ऋण के जो है बढ़ती जा रही थी। ठीक है, तो तो क्या हो गया, अमेरिका में गृह युद्ध एक कारण हुआ। ठीक है, दंगा होने का। रैयतों का ऋणग्रस्तता में वृद्धि हो रहा था, बार बार खेती करने के लिए ऋण लिया, लेकिन निर्यात नहीं होता था उतना, कीमत कम हो जाती थी, तो उनको अधिक पैसे, अधिक मुआवजे नहीं मिलते थे, जिसकी वजह से उनकी क्या होती, ज़रूरतें पूरी नहीं होती, ज़रूरतें पूरी नहीं, फिर अगले वर्ष खेती करने के लिए ऋण लेते थे। तो ऋण लेकर के खेती करना है, लेकिन ऋण चुकता नहीं था, तो इसके बाद से फिर ऋण लेना है, तो इस तरीके से ऋणग्रस्तता बढ़ती जा रही थी। ठीक है, और भू राजस्व जो है 50% तक जो है बढ़ा दिया था। ठीक है, और साहूकार जो है ऋण पत्र के साथ छेड़छाड़ कर ही रहे थे। तो ये सब कारण जो है क्या है, 1975 के दंगे का एक कारण है। ठीक है, तो साहूकार के खिलाफ उन्होंने सुरक्षा प्रदान करने तो 1889 में जो है एक दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया था। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ हुआ नहीं था। दंगा के जांच के लिए एक दंगा आयोग जो है, दक्कन दंगा आयोग का गठन किया गया था। 1878 ब्रिटिश संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में क्या सौंपी थी, इस रिपोर्ट में सौंपी थी ये जो दंगा हुआ है वह ब्रिटिश के कारण नहीं हुआ है, ब्रिटिश नीतियों के कारण नहीं हुआ है, ये यहाँ के किसानों के जमींदारों के खिलाफ हुआ था। ठीक है, इस तरीके से अंग्रेज क्या करता है, अपना पल्ला झाड़ लेता है। 67 नंबर देखते हैं, कह रहा निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कह रहा व्यक्तित्व, पहला व्यक्तित्व है किनका, नाना साहब के। कह रहा उनका नेतृत्व स्थान कहाँ था, 1857 के दंगा याद करिए और उसके संबंध में इनको जवाब देना। तो नाना साहब कानपुर में थे। ठीक है, तो पहला युग्म क्या है, सही है। कानपुर में सिपाही और शहरों के बीच में पेशवा बाजीराव के द्वितीय का जो उत्तराधिकारी कौन थे, नाना साहब थे, और अपने नेता के रूप में विद्रोह में शामिल हुए थे। ठीक है, और तो पहला कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुंवर सिंह कह रहे हैं आरा में थे, तो ये भी दूसरा कथन सही हो जाएगा। बिरजिस कद्र, ठीक है, लखनऊ में, ये गलत है। बिरजिस कद्र कहाँ पे थे, तो बिरजिस कद्र अवध में थे। अवध का नवाब अली शाह जैसे लोकप्रिय शासक को गद्दी से हटा दिए जाने के बाद उसके राज्य पर कब्जा कर लिया गया था, कौन, डलहौजी के टाइम पे। ठीक है ना, ठीक है, लेने की यादों में जहन में जो अभी भी ताज़ा थी। लखनऊ में ब्रिटिश राज के ढहने की खबर पर लोगों ने नवाब के बेटे बिरजिस कद्र को अपना नेता घोषित कर दिया था। ठीक है, तो सॉरी, बिरजिस कद्र भी कहाँ था, लखनऊ में ही था, नवाब के जो बेटे थे उसमें। अवध में भी जहाँ लोकप्रिय नवाब वाजिद अली शाह जो है जैसे लोकप्रिय शासक को गद्दी से हटा दिया था, तो उसके राज्य पर कब्जा कर लेने के बाद जो है लोगों के जहन में बैठ गई थी, तो बिरजिस कद्र को अपना नेता घोषित कर देता है और उसकी माँ जो है बेगम हजरत महल उनकी नेता बन जाती है। ठीक है, अच्छा, तो इसीलिए हम कंफ्यूज कर रहे थे। तो उनकी जो माँ होती है, बिरजिस कद्र की माँ होती है, जो बेगम हजरत महल है, वो नेता थे। ठीक है, और बिरजिस कद्र उनके पुत्र थे और वो भी क्या थे, एक लोकप्रिय शासक उसको जो है घोषित कर देता है। ठीक है, लखनऊ का। मौलवी अहमदुल्ला शाह, ठीक है, ये कहाँ पे, मेरठ में, तो ये गलत है। फैजाबाद के जो मौलवी अहमदुल्ला शाह है, जो फैजाबाद अभी अयोध्या कहला रहा है, कई मौलवियों में से एक थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, सॉरी, ये कहाँ हो जाएगा, तो ये अयोध्या हो जाएगा अभी का, या उस समय का फैजाबाद। ठीक है, तो इसमें कितने कथन सही हो गया, तो तीन जो है स्टेटमेंट सही सुमेलित है। 68 में देखते हैं, कह रहा है कि सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला कथन क्या कह रहा है, कह रहा है राज्य में एक ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी नियुक्त करने का प्रावधान था, सहायक संधि। देखिए, तो सहायक संधि में राज्य में जो है एक ब्रिटिश टुकड़ी का रखना जो है अनिवार्य कर दिया गया था। तो पहला तो सही है भाई। तो देखिए, सहायक संधि कब, 1798 में जो है लॉर्ड वेलेस्ली जो है द्वारा जो है की गई थी। ठीक है, इसकी एक व्यवस्था की गई थी। इसमें क्या था कि इसमें जो है ब्रिटिश रेजिडेंट की सलाह के अनुसार कार्य करना अनिवार्य था, साथ ही यह जो है न्यायालय से संबंध होता था। ठीक है, ब्रिटिश रेजिमेंट क्या होता था, न्यायालय से संबंध होता था, तो ब्रिटिश रेजिमेंट को न्यायालय से संबंध किया गया था। तो पहला, चौथा कथन जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है संधिकर्ता जो है सैन्य बल को भंग करना पड़ेगा। सैन्य बल जो है क्या होता था, अंग्रेजों को रखना होता था, और अंग्रेजी का ही सैन्य बल राज्य की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा करती थी। ठीक है,
अपने सैन्य बलों से वंचित के कारण जो है उनकी आंतरिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ब्रिटिशों पर निर्भर होना पड़ता था। ठीक है, अंग्रेजों के साथ इस तरह की संधि में शामिल होने के लिए कुछ नियम और शर्तें बनाई गई थी। अंग्रेज अपने सहयोगी बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेगा। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि सहयोग की बाहरी और आंतरिक चुनौती से रक्षा की जिम्मेदारी नहीं थी, तो ये गलत है, उसकी जिम्मेदारी थी, अंग्रेजों की ही जिम्मेदारी थी। ठीक है ना, राज्य में ब्रिटिश शासक टुकड़ी रखना जो है का प्रावधान था अनिवार्य रूप से। ठीक है, तो इसके बाद अन्य शासकों के साथ समझौता करने युद्ध में शामिल होने की अनुमति दी गई थी, ये भी गलत है, कोई भी अनुमति नहीं दी गई थी। ठीक है ना, अनुमति जो है उनको नहीं दी गई थी। ठीक है, हाँ, तो राज्य से सैन्य टुकड़ी को बनाए रखने के लिए संसाधन उपलब्ध कराने होंगे, जो वो संसाधन उपलब्ध कराएंगे जो अंग्रेजों का सैन्य टुकड़ी राज्य में होगा, जिस भी राज्य में। ठीक है, उनका जितना भी खर्च होगा वो राज्य को वहन करना पड़ेगा। ठीक है, और सहायक राज्य जो है केवल अंग्रेजों की अनुमति से ही कोई भी शासक जो है के साथ जो है समझौता कर सकता था या अथवा युद्ध में शामिल हो सकता था। तो ये दूसरा कथन भी सही है, तो 1 और 4 सही है, तो केवल 2 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, आते हैं अब 69 पे। 69 में क्या कह रहा है कि 1857 के विद्रोह पर आधारित प्रसिद्ध तस्वीर रिलीफ ऑफ लखनऊ, जिसमें चित्रकार ने हेनरी हैवलॉक, ठीक है, चित्रकार कौन थे, हेनरी हैवलॉक, कैलिन कैम्पलॉक और जेम्स ऑड्रम जैसे ब्रिटिश नायकों का गुणगान किया था। उन्होंने अंग्रेजों को बचाया और विद्रोहियों का दमन किया था, इससे चित्रित किया गया था। ठीक है, 1857 के विद्रोह। ठीक है, तो ये एक एनसीईआरटी का एक चित्र है जिसके तहत जो है ये क्या किया गया है, सवाल पूछा गया है, उस चित्र में दिखाया गया है। उस चित्र में क्या दिखाया गया, तो जितने ये नेता हैं, ये नेता बीच में जो है घोड़े पर आ रहे हैं और जितने कैदी है वह जो है दमन के शिकार हैं और क्या कर रहा है, उनको जो अंग्रेज सैनिक है वो उनको बंधक बनाए हुए हैं। और ये जो है जो बीच में जो है हेनरी हैवलॉक, कैलिन कैम्पबेल और जेम्स ऑटलॉक है, वो दिखा रहा है कि देखो हमने विजय प्राप्त कर ली, इस तरह का एक निशान दिया हुआ है इस फोटो में। ठीक है, तो सेंट्रल थीम जो है उसका ये है। तो कह रहा है टॉमस जोन्स बर्कर द्वारा जो है ये बनाया गया चित्र है। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिए, ये चित्र बहुत ही प्रसिद्ध था, यही दिखा, क्योंकि उस समय टेलीविज़न तो थी नहीं, तो उस समय की जो है जो यहाँ से चित्र बना करके भेजा गया था, या हेनरी टॉमस जोन्स बर्कर जो है वहाँ पर जो अखबार प्रकाशित होते थे उन पर जो है ये चित्र द्वारा जो है प्रकाशन किया गया था, जगह जगह पे पोस्टर बना के लगाया गया था, चित्र बना के लगाया गया था कि देखिए हमने फिर से जो है क्या कर दिया, 1857 के विद्रोह को दबा दिया है और हमने फिर से जो है भारत पर कब्जा कर लिया है और सब कुछ अब सही सलामत है। क्योंकि उस समय जो है इंग्लैंड में काफ़ी ज़्यादा जो है रोष फैल गया था कि ब्रिटिश कंपनी जो है वह जो है एक उपनिवेश को ख़त्म कर दिया, गवा दिया। ठीक है, तो अपने प्रजा में जो है पॉजिटिविटी लाने के लिए जो है वो उन्होंने ये चित्र बनाया था। ठीक है, तो इसके जो है कुछ डिस्क्रिप्शन है, पढ़ लीजिए, या एनसीईआरटी में ये चित्र दिया हुआ है, चित्र संख्या यहाँ तो नहीं लिखा है, मुझे भी याद नहीं है, आप पढ़ सकते, जो नई वाली एनसीईआरटी है, जो 12th की जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आती है ना, उसमें 3rd पार्ट में आपको मिलेगा ये, तीसरे पार्ट में, हाँ तीसरे पार्ट में आपको ये चित्र मिल जाएगा। ठीक है, एक बार चित्र जरूर देख लीजिएगा। ठीक है ना, और चित्र देखने से पहले जो है पहले लाइक कर दीजिए वीडियो को, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। ठीक है ना, मज़ा नहीं आता है, मज़ा आएगा तब ना आपको भी मज़ा आएगा, और हम ये मज़ा सबको देना चाहते हैं। ठीक है, अरे भाई राहुल गांधी की बात नहीं कर रहे हैं। चलिए प्रश्न पे चलते हैं, चलते हैं। लॉटरी सीमित वर्ष 1857 संबंधित है, लॉटरी समिति, सॉरी माफ़ करिएगा, लॉटरी समिति कह रहा है कि 1857 से संबंधित है। ठीक है, सॉरी बार बार मैं गलत पढ़ रहा हूँ। लॉटरी समिति जो वर्ष का 1817 में हुआ था वो किससे संबंधित है, तो देखिए 1817 में कलकत्ता के वेलेजली के प्रस्थान करने के बाद जो है वह क्या था, ब्रिटिश औपनिवेशिक युग के दौरान जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा लॉटरी आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, और कलकत्ता शहर, सुल्तानती, कोलकाता और गोविंदपुर नामक जो है तीनों गांव को मिला करके विकसित किया गया था, और वहाँ पे एक किला बना जिसका नाम रखा गया था क्या, तो फोर्ट विलियम रखा गया था। इन लॉटरियों का उपयोग करके जो है शहर के सुधार के लिए राजस्व एकत्र करने का काम किया गया था। ठीक है, जिसमें जो है सड़क निर्माण, स्वच्छता और अतिक्रमण जैसे सार्वजनिक कार्यों का वित्त पोषण किया गया था। ठीक है, तो फोर्ट विलियम नगर का जो है सुधार किया गया था। ठीक है, लॉटरी समिति से जो पैसे आए थे उनसे। ठीक है, 71 नंबर पे बात करते हैं, कह रहा भारतीय इतिहास के संदर्भ में FW स्टीवंस, ठीक है, H सेंट क्लियर विल्किंस, कर्नल थॉमस कॉपर और जेम्स स्कॉट किससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये सभी स्थापत्य अभिकल्पना के थे, ये सब स्थापत्य से जुड़े हुए थे। ठीक है ना, ये सभी कौन से किन से जुड़े हुए थे, देखिए हमको ये नाम याद रहती नहीं है, मैंने तो सिर्फ देख लिया है कि जितना भी FW स्टीवंस है, H सेंट है, ये सब इतने सारे जुड़े हुए थे। एक बार पढ़ा हुआ था कि 4-5 नाम जैसे आएगा स्थापत्य लगा देना है। ठीक है ना,
उतना याद नहीं रह पाएगा, आप नहीं कर पाइएगा, तो इस पर ज़्यादा उतना फोकस नहीं करना है कि कौन क्या था, क्वेश्चन क्या बनाया, इसके लिए इस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे बहुत ही कम उम्मीद है, बहुत ही लेस मात्र उम्मीद है कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाए। हाँ, किसी प्रश्न में सम्मिलित जरूर किए जा सकते हैं, तो वहाँ आप जो है दायरों में अपने सीमित जो है जो दायरे होती हैं आपके सोचने की, जो विस्तृत दायरे होती है, माफ़ कीजिएगा, विस्तृत दायरे हैं, उन पर जो है आपका बन जाएगा। ठीक है ना, वो बन जाती है, टेंशन नहीं लेना। 72 नंबर का देखते हैं। कह रहा है कि नवंबर 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। नवंबर 1931 के दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उस पर बात करती है। कह रहा है कि यह गांधी इरविन समझौते का परिणाम था। तो पहला कथन तो सही है, ठीक है ना। क्या हुआ था कि ब्रिटिश सरकार जो है लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया था। पहला सम्मेलन 1930 में आयोजित हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो कांग्रेस की तरफ से कोई गया नहीं था, निरर्थक रहा था। जनवरी 1931 में जो है गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया और अगले महीने वायसराय से उनकी मीटिंग हुई थी। गांधी और उस समय कौन थे, तो इरविन थे उस समय वायसराय। तो गांधी इरविन जो है वहाँ पर पैक्ट हुआ, समझौता हुआ, जिसकी अनुसार शर्तों में सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करना भी दिया गया था, क्योंकि उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रही थी। ठीक है, तो पहला कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नवंबर 1931 में लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित होता है। लंदन में सम्मेलन और निर्णायक रहता है, इसलिए गांधी जी भारत लौट आता है और सविनय अवज्ञा जो है वह पुनः क्या कर दिया जाता है, शुरू कर दिया जाता है। अब जो है वहाँ का वायसराय इरविन बदल जाता है, लॉर्ड वेलिंगटन जो है भारत का नया वायसराय जो है बन जाते हैं तब तक। और वह जो है उसके लिए जो बहुत ही एंटी इंडिया उनका अप्रोच था, सोच था। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने अछूतों के राजनीतिक उत्थान के लिए जो है अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग का समर्थन किया था, तो ये गलत है। महात्मा गांधी कभी भी किसी भी क्षेत्र के मांग के लिए जो है अलग निर्वाचन क्षेत्र की नहीं की है। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे याद रख सकते हैं। तो किसी की भी अलग जो है नहीं की थी। ये मांगना कौन था अछूतों के लिए, ये अम्बेडकर साहब की जो है मांग थी। ठीक है ना, तो ये दूसरा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सम्मेलन में संविधान सभा के तत्काल गठन का निर्णय लिया गया था, तो ये कथन भी गलत है। तभी जो है संविधान सभा के लिए कोई भी चीज़ अभी जो है नहीं हुई थी। ठीक है, नवंबर 1931 में लंदन के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी द्वारा निचली जातियों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग का विरोध किया गया था, क्योंकि ये मांग कौन मांग रहे थे, ये अम्बेडकर साहब मांग रहे थे। ठीक है ना, जब सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया तब लॉर्ड वेलिंगटन जो है भारत के वायसराय बन गए थे, तो ये जो है सही है। लॉर्ड वेलिंगटन तब तक जो है भारत के वायसराय बन गए थे, इरविन जो है वह हटा दिया गया था। ठीक है, तो दो कथन इसमें सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। आते हैं हम लोग 73 नंबर पे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला का स्टेटमेंट है माउंटबेटन भारत की स्वतंत्रता का जो है घटना था उस समय थे। ठीक है, वेवेल प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के टाइम पे वायसराय थे, लिनलिथ को द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे, और वेलिंगटन जो है दांडी यात्रा के टाइम पर। तो देखिए लॉर्ड लिनलिथ को कब से, तो 1936 से 43 तक रहे थे, 39 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो ये सही है। तीसरा कथन लिनलिथ को जो है द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे, कब, 36 से 43 तक थे। ठीक है ना, तो 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया था, तो लॉर्ड लिनलिथ को क्या थे, वहाँ के भारत के वायसराय थे। ठीक है, तो हो जाएगा। लॉर्ड वेवेल जो है 44 से 47 तक रहे थे। 16 अगस्त 46 को पाकिस्तान का निर्माण हो गया था। जोर देने के लिए जिन्ना द्वारा जो है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया गया था, अतः युग्म 2 भी क्या हो जाएगा, सही होता है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के लिए रोज जो है वायसराय कौन थे, तो वेवेल थे। ठीक है, क्योंकि 1947 तक रहे थे। 15 अगस्त 1946 को ही जो है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। ठीक है, आह्वान किया गया था किसके द्वारा, तो जिन्ना के द्वारा और मुस्लिम लीग के द्वारा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा भी सही हो जाएगा। ठीक है, माउंटबेटन के आते हैं तो 47 से 48 माउंटबेटन रहते हैं। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक हाउस ऑफ कॉमन्स में पारित हुआ। उसके बाद 47 में वेवेल को जो है लॉर्ड माउंटबेटन के स्थान पर वायसराय नियुक्त किया गया, और माउंटबेटन ने आखिरी दौर की वार्ता बुलाई, लेकिन जब ये भी क्या रहा और निर्णायक रहा जो है वो नहीं माना जिन्ना, तो उन्होंने घोषणा की कि ब्रिटिश भारत के विभाजन के साथ स्वतंत्र किया जाएगा, और सत्ता के औपचारिक हस्तांतरण हेतु 15 अगस्त का दिन तय कर दिया गया था। ठीक है, तो पहला कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो भारत की स्वतंत्रता के वक्त जो है कौन थे, तो माउंटबेटन थे। ठीक है, वेलिंगटन दांडी यात्रा के समय पे था। तो देखिए दांडी यात्रा कब हुआ था, 1932 में, 32 में, 1930 में। ठीक है, लॉर्ड वेलिंगटन कब आता है, तो 1931 से 36 तक रहता है, जो इसके समय पर द्वितीय गोलमेज आयोजन होता है। इरविन जो है 1926 से 31 तक रहता है, तो इरविन के टाइम पे जो है दांडी यात्रा का आयोजन होता है 12 मार्च 1930 को। ठीक है ना, तो चौथा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 3 कथन क्या है इसमें, सही सुमेलित है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे 74 नंबर प्रश्न पे। कह रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को स्वतंत्रता संग्राम का लक्ष्य स्वीकार किया गया था। ठीक है,
तो कौन सा अधिवेशन था वो? तो लाहौर का अधिवेशन था, ठीक है ना। लाहौर अधिवेशन में ही जो है वो स्वतंत्रता संग्राम का लक्ष्य स्वीकार कर दिया था, क्योंकि पूर्ण स्वराज की मांग हो गई थी, मांग कर ली गई थी, ठीक है। तो 1929 में होती है, दिसंबर 1929 में कांग्रेस से अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर शहर में क्या करता है, आयोजित करता है। यह अधिवेशन दो बातों के लिए, मतलब जवाहरलाल नेहरू क्या था, उसके अध्यक्ष के रूप में चुनाव जो है युवा पीढ़ी के नेतृत्व का कमान सौंपने का प्रतीक था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष बन चुके थे और पूर्ण स्वराज अथवा पूर्ण स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता की उद्घोषणा कर दिए थे। तो ये दो बातें जो है उस लाहौर अधिवेशन की इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर 26 जनवरी 1930 को जो है स्वतंत्रता दिवस जो है मनाना शुरू कर दिया गया था और राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था और लाहौर में रावी नदी के तट पर जो है देशभक्ति के गीत गाए गए थे, ठीक है। तो पहला इसका उत्तर हो जाएगा। 75 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक ने अधिकारियों की नियुक्ति की जिन्हें धम्म महामात्र के नाम से जाना जाता था। तो ये क्या है, सही है, ठीक है ना। अशोक ने धार्मिक जो है महामात्र की नियुक्ति की थी जिन्हें धम्म महामात्र कहा जाता था। तो पहला कथन सही हो जाएगा। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, ठीक है। तो दूसरा भी सही हो जाएगा। अशोक के जो अधिकांश अभिलेख है वह ब्राह्मी में है। अशोक के अभिलेख और किन किन भाषाओं में है, किन किन लिपियों में? तो ब्राह्मी में है, खरोष्ठी में है और देवनागरी में भी है, ठीक है। प्राकृत में भी है, ठीक है ना। किस किस में है जरा देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ दिया होगा ना डिटेल। अभिलेखों के माध्यम से अपने जनता तक पहुँचाने का होता है। अशोक ने अधिकांश अभिलेख प्राकृत में थे, ठीक है, और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। तो भाषा कौन थी? प्राकृत थी, सॉरी, भाषा प्राकृत थी और लिपि कौन थी? तो ब्राह्मी लिपि थी, ठीक है। तो अधिकांश अभिलेख जो है किस भाषा में लिखी गई थी, ये क्वेश्चन होगा। तो प्राकृत भाषा में लिखी गई थी और कौन सी लिपि? तो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। तो दूसरा कथन भी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। अब आते हैं 76 पर। 76 में कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। विजयालय, चोल, दंती दुर्ग, प्रतिहार, पृथ्वीराज चौहान, नागभट्ट प्रथम, राष्ट्रकूट, ठीक है। आइए देखते हैं कौन कौन से सम्मिलित हैं। तो विजयालय कहाँ के राजा थे? तो चोल साम्राज्य के राजा थे, ठीक है। विजयालय चोल साम्राज्य के राजा थे, तो यह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। विजयालय के बारे में, चोल साम्राज्य की स्थापना करते हैं विजयालय द्वारा की गई थी और 8वीं शताब्दी में तंजौर साम्राज्य पर कब्जा कर लिया और पल्लवों को हराकर शक्तिशाली चोलों का उदय हुआ था, ठीक है। तो पहला कथन हमारा क्या हो जाएगा? सही सुमेलित हो जाएगा, ठीक है ना। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट जो साम्राज्य थे उनके क्या थे? वो राजा थे, दंती दुर्ग, ठीक है। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा राष्ट्रकूट, ठीक है। इसके बाद कह रहा है पृथ्वीराज चौहान जो है, पृथ्वीराज तृतीय जो है वो चौहान वंश के राजा थे। तो ये तो सही होगा ना, ये तो पृथ्वीराज चौहान से डायरेक्ट मिल जाता है, ठीक है। 12वीं शताब्दी में 1178 ईस्वी में जो है 1192 ईस्वी तक वह शासक रहता है और मध्य उत्तर भारत में जो है अजमेर और दिल्ली पर शासन करता है और उनकी राजधानी अजमेर में क्या थी स्थित थी। तो 3 क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नागभट्ट प्रथम जो है वह राष्ट्रकूटों का था। तो ये गलत हो जाएगा ना, प्रतिहारों का था। ये किसका हो जाएगा? प्रतिहार हो जाएगा, ठीक है। नागभट्ट प्रथम कहाँ के? प्रतिहार के। प्रतिहार वंश की विशालता थी कि उनकी नींव जो है नागभट्ट प्रथम ने रखी, जिन्होंने 730 से 756 ईस्वी तक जो है शासन करता है, ठीक है। तो 2 युग्म क्या हो जाएगा इसके? सही हो जाएगा, 2 गलत हो जाएंगे, ठीक। अब आते हैं हम लोग 77 नंबर पे, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, हम तेजी से करने की कोशिश करेंगे, टाइम बचेगा। यहाँ पे कह रहा है मोट की मस्जिद का निर्माण एक मंत्री द्वारा किया गया था। तो कौन सा मंत्री था वो? ठीक है। तो सिकंदर लोदी के शासनकाल में जो है मोट की मस्जिद का निर्माण जो है एक मंत्री द्वारा किया गया था, ठीक है। सिकंदर लोदी के टाइम पे जो है मोट की मस्जिद का निर्माण किया गया था। उनके प्रधानमंत्री कौन थे? वजीर मियाँ भुवा जो है उनके प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा जो है निर्माण किया गया था, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहा है कि वीर शैव आंदोलन बसवन्ना द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो ये पहला कथन क्या है? सही है। 78 का पहला प्रश्न जो है वो सही है, ठीक है। तो वीर शैव आंदोलन की शुरुआत जो है बसवन्ना और उनके साथियों के जैसे अलम्मा प्रभु और अक्का हामा देवी ने की थी। तो पहला कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा हम कह रहे हैं वीर शैवों ने सभी मनुष्यों की समानता के लिए दृढ़ता से तर्क प्रस्तुत किए थे, ठीक है। तो सभी मनुष्य की समानता के लिए बहुत ही दृढ़ता से तर्क प्रस्तुत किए थे। तो दूसरा कथन भी क्या हो जाएगा? ये सही है। बसवन्ना जो है उनके हीरो थे, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा इसका सी 78 का, ठीक है। सभी मनुष्यों की समानता के लिए उनका जो है ये था। बसवन्ना एक महान संत, सच्चे दूरदर्शी और क्रांतिकारी थे जिन्होंने मानव जाति को एक सार्वभौमिक धर्म दिया था। उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए भी क्या किया था? संघर्ष किया था। उन्होंने यह घोषणा करके कि बीच विस्तृत रूप से जागरूकता उत्पन्न की। लोगों के बीच जो है जागरूकता का केवल जन्म से कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता है। महानता केवल क्या होता है? व्यक्तित्व और सिद्धांतों के पालन के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। इसी प्रकार पूरी मानव जाति को धार्मिक पवित्रता
मिलनी चाहिए। इसके बाद आते हैं हम लोग 79 में। 79 में कह रहा है कि अभिलेख प्रस्तर अथवा धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण लेख है। अभिलेख कह रहा है कि अभिलेख क्या है, प्रस्तर मतलब पत्थर या धातु जैसी जो है कठोर सतहों पर उत्कीर्णित लेख है, तो ये सही है। ठीक है, कह रहा पांडुलिपि जो आमतौर पर तार के पत्तों पर लिखी जाती थी, उस समय जो तांबा नहीं थे तो पांडुलिपि जो है तार के पत्तों पर लिखी जाती थी, तो दूसरा कथन भी सही है, तो ये सही है। ये आई होप सबको पता होगा। ठीक है, इनमें ज़्यादा कुछ डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अभिलेख क्या होती है, ठीक है, आप देख सकते हैं क्या होती है, और पांडुलिपियाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, पढ़ लीजिएगा पॉज करके। ठीक, 80 पे आते हैं। कह रहा है कि श्रेणियों ने बैंकों के रूप में कार्य किया जहां कुलीन पुरुष और महिलाएं धन जमा करते थे। ठीक है, तो श्रेणी जो है निगम को कहा जाता था उस टाइम पे। ठीक है ना, श्रेणी किसको कहा जाता था, निगम को कहा जाता था। निगम यानी कि श्रेष्ठ जितने भी व्यापारी गण थे ना, उनका समूह को श्रेणी कहा जाता था। शिल्पकार और व्यापारियों के संघों को श्रेणी कहा जाता था। ठीक है, और वो क्या करते थे, बैंकों की तरह करते, वो धन जमा भी करते थे वहाँ पे लोग, और धन लेते भी थे उनसे, उधार भी लेते थे। तो पहला कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, यह श्रेणियों ने बैंकों के रूप में कार्य किया। कुलीन पुरुष क्या करता, महिलाएं जन धमा भी करते थे और धन को निवेश भी किया जाता था, साथ ही ब्याज का कुछ हिस्सा भी उसको दिया जाता था। मठों जैसे धार्मिक स्थानों का सहयोग करने के लिए भी उपयोग किया जाता था। ठीक है, अरिकामेडू एक ऐसा स्थल है जहाँ रोमन लैंप, कांच के बर्तन और रत्न पाए गए हैं। कहाँ पे, अरिकामेडू में कह रहा है। तो देखते हैं अरिकामेडू क्या है। अरिकामेडू में कह रहा है कि 2200 से 1900 ईस्वी के पूर्व जो है, 1900 वर्ष पूर्व, सॉरी इसमें नहीं, 1900 वर्ष पूर्व जो है अरिकामेडू एक तटीय बस्ती थी जहाँ जहाज जो है दूर देशों से सामान उतरते थे। ठीक है, भूमध्यसागरीय क्षेत्र के मृदभांड शामिल है वहाँ पे जो मिला है, उसमें एम्फोरा और मुद्रित लाल चमकीले मृदभांड मिले हैं। ठीक है, एम्फोरा जो मुद्रित लाल चमकीले मृदभांड है वो मिले थे, जिनको एरेटाइन कहा जाता था। इनको क्या कहा जाता है, एरेटाइन कहा जाता है। मुहर लगे जो है लाल चमकदार बर्तन भी मिला है। इटली के सर के नाम पर जो है एरेटाइन का नाम रखा गया है। ठीक है, सांचे गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। तो कह रहा है एक अन्य प्रकार के मृदभांड मिले जो स्थानीय रूप से निर्मित किए जाते थे। रोमन डिजाइन का उपयोग किया जाता था। साइड पर जो है रोमन लैंप, कांच के बर्तन और रत्न भी पाए गए हैं। ठीक है, तो दूसरा कथन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा इसका सी। संत और राज, संत कबीर कह रहा है गुजरात से संबंधित है, नहीं, गलत है। संत कबीर कहाँ से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, 15वीं सदी के रहस्यवादी कवि, संत और समाज सुधारक थे। कबीरदास के लेखन का भक्ति आंदोलन पर क्या करना, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कबीर ग्रंथावली लिखे हैं, अनुराग सागर, बीजक, साखी ग्रंथ जैसे शीर्षक शामिल है। ठीक है, तो पहला कथन क्या है, गलत है, सही सुमेलित नहीं है। इसका संत एकनाथ जो है वह महाराष्ट्र में, तो ये सही है। ठीक है, संत एकनाथ कहाँ थे, तो महाराष्ट्र में थे। ठीक है, संत एकनाथ जो है वह महाराष्ट्र में थे। संत एकनाथ वैष्णववादी रहस्यवादी कवि थे। वैष्णववाद हिंदू धर्म की वह शाखा जो देवता किसको मानता है, वह विष्णु को मानता है। ठीक है, और एकनाथ जो है विभिन्न संस्कृत ग्रंथों को जो है मराठी में अनुवाद करने के लिए जाने जाते हैं। तो दूसरा कथन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। संत त्यागराज कह रहा है तमिलनाडु में थे, तो ये भी सही है, त्यागराज तमिलनाडु में थे। ठीक है, तो से त्याग, तो से तमिलनाडु। ठीक है, याद रह जाएगा। जिन्हें मिट्टी 3 प्रमुख संग्रहालयों में एक सा माना है कि जिन्हें ट्रिनिटी के रूप में जाना जाता है। 19वीं शताब्दी के शुरुआत में तंजौर अथवा तंजावुर विकसित हुआ था। 3 प्रमुख संगीतकार थे, इनमें से जो है मुक्ता स्वामी दीक्षित और श्यामा शास्त्री थे, शामिल थे। ठीक है, तो तीसरा भी क्या हो जाएगा, सही सुमेलित हो जाएगा। तो केवल 2 युग्म जो है क्या है, सही सुमेलित हैं। ठीक है, अब हम लोग अंतिम प्रश्नों की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे पहले जो है आपसे उम्मीद है कि कृपया करके जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और लाइक जरूर दोस्तों ठोकिए, दबा के लाइक ठोकिए। लाइक ठोकने से देखिए आपको तो कुछ नहीं मिलेगा कुछ नहीं मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको जो है अच्छा फील होगा। ठीक है ना, वर्चुअली रूप से, आपकी नैतिक रूप से आपको अच्छा फील होगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको जो है तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, हमें जो है वीडियो को जो है फैलाने में, सब तक पहुंचाने में जो मदद मिलती है। लाइक मिलता है ना, तो वीडियो क्या करता है, वह यूट्यूब के एल्गोरिदम में जो है वह उसको प्रमोट किया जाता है वीडियो को। ठीक है ना, मतलब लोग पसंद करेंगे तो हमारे वीडियो को प्रमोट किया जाएगा। तो आप लाइक कीजिएगा तो हमें क्या होंगे, लाभ होंगे। ठीक है ना, इसीलिए लाइक करते जाइए, प्लीज़ लाइक करिए। ठीक है ना, कह रहे कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। सही है, सही है। ठीक है, यूनियनिस्ट पार्टी जो नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी जो है भारत में
ब्रिटिश शासन के दौरान जब पंजाब प्रांत में गठन किया गया था, एक ये क्या था, राजनीतिक दल था। ठीक है, यूनियनिस्ट पार्टी बंगाल में व्यापारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक राजनीतिक पार्टी थी। तो गलत, पंजाब में है। ठीक है ना, पंजाब के जमींदारों तथा उनके हितों को प्रतिनिधित्व करती थी, जिसमें मुस्लिम और हिंदू सिख भी शामिल थे। ठीक है, तो यह पार्टी क्या था, 1923 से 47 तक अवधि के दौरान जो इस क्षेत्र में प्रभावशाली के रूप में रहा। देखिए, पाकिस्तान प्रस्ताव कब आया था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो है लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। तो पहला कदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान की स्थापना की मांग जो है धीरे धीरे ठोस रूप ले रही थी। 23 मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जो है उपमहाद्वीप के बहुल इलाकों में जो के लिए जो कुछ स्वायत्तता की मांग की का प्रस्ताव पेश किया, और इस अस्पष्ट प्रस्ताव में कहीं भी विभाजन या पाकिस्तान का उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो लाहौर अधिवेशन में ही जो सबसे पहले जो है वो ऐसा किया गया था। ठीक है, 83 नंबर पे आते हैं, और एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक करिए। 83 नंबर पे आते हैं, कर दिए। चलिए, कह रहा है वेल्लन वगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। ठीक है, वेल्लन वगाई का मतलब क्या होता है। अब देखिए, ये जो दक्षिण में है, कुछ शब्दों के अर्थ जो है चोल जो है 8वीं से 12वीं शताब्दी तक रहते हैं। भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में लंबे समय तक जो है शासन किया था, और उनमें से एक है ये चोल। ठीक है ना, तो कुछ शब्दों के अर्थ जो है उनके द्वारा जो है शब्द जो है कुछ गाँव में जो है प्रयोग किए जाते थे। चोल जो है 9वीं शताब्दी के शुरू में जो है जब उन्होंने पल्लवों को परास्त कर दिया था, तो क्षेत्रों पर नियंत्रण हासिल कर लिया। चोलों का शासन 13वीं सदी तक जो है 5 सदियों से अधिक समय तक रहा था, मतलब 500 सालों तक रहा था करीब। ठीक है, चोल जो है चोल के अधीन जो शासन था वो प्रत्येक ग्राम जो है एक स्वशासी इकाई के रूप में कार्य करता था। मतलब फेडरलिज्म उस समय पे था बहुत ही ज़्यादा। गांव को स्वशासी इकाई का अधिकार दिया गया था। जैसे चोल कला, कविता, साहित्य और नाटक के प्रबल संरक्षण थे। ठीक है, चोल जो है वो आर्ट को, पोएम को, साहित्य लिटरेचर को, इन सब को क्या करते, बहुत ही ज़्यादा संरक्षण देते थे। इस दौरान जो है मूर्तियों चित्रकला से युक्त कई मंदिरों और परिसरों का निर्माण भी करवाया गया था। राजा केंद्रीय प्राधिकारी होता था, जिसके अंतर्गत सभी प्रमुख निर्णय उसके द्वारा लिए जाते थे एवं शासन का संचालन किया जाता था। चोल अभिलेखों में भूमि की कई श्रेणियों में उल्लेख क्या करता है, मिलता है। ठीक है, भूमि होता था उसको कई श्रेणियों में बांटा जाता था। जैसे वेल्लन वगाई, ये गैर ब्राह्मण जो है किसान स्वामी की भूमि थी, जो आम किसान होती है उसकी भूमि थी। तो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को वेल्लन वगाई बोला जाता था। ब्रह्मदेयी मतलब जो ब्राह्मणों को उपहार में दे दिया गया उसको ब्रह्मदेयी बोला जाता था। पलीचंदम जो है वह किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि दी जाती थी, उसको शाला भोग कहा जाता था। ठीक है, उसको शाला भोग कहा जाता है, जो विद्यालय के रखरखाव के लिए दिए जाती थी। और पलीचंदम का मतलब है जैन धर्म को, जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पलीचंदम का मतलब हो गया जैन धर्म को, यदि जैन संस्था है कोई, उनको जो भूमि दान में दी गई है उनको कहा जाता था पलीचंदम। मतलब ये हो गया, शाला भोग ये हो गया। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो 2 कथन इसमें क्या है, सही सुमेलित हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं, और अगले प्रश्न पे आने से पहले आपको एक ही काम करना है। क्या करना है, लाइक करना है। ठीक है, भारत के संस्कृत इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कुटागारशाला, ठीक है, कुटागारशाला शब्द का सही विवरण, सॉरी ये तो 85 पे आ गया ना, 84 पहले कर लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। सादत खान कहाँ के थे, अवध की स्थापना की थी। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, निजामुल मुल्क आसफ शाह, जिसके हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी, मुगल बादशाह फर्रुख शेर के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। ठीक है, तो आसफ शाह कहाँ, बंगाल का, गलत हो जाएगा। आसफ शाह कहाँ का, हैदराबाद। मुर्शिद कुली खां कहाँ के, बंगाल के, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ पहला कथन क्या है, सही है, तो दूसरा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है ना, मुर्शिद कुली खां बंगाल का स्थापना की थी। ठीक है ना, बंगाल का स्वतंत्र शासक। उसे प्रथम जो है अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी, तथा बाद में उसे दक्कन का कार्यभार दिया गया था। तो दक्कन में ही उन्होंने क्या किया था, हैदराबाद की स्थापना की थी। बुरहानुल मुल्क सादत खान जो है 1722 में अवध का स्थापना करते हैं। ठीक है, कब, 1722 में। ठीक है, और उसी टाइम पे जो हैदराबाद का भी स्थापना होता है। ठीक है, अवध एक शक्तिशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था, तथा उत्तरी भाग तथा बंगाल के बीच का व्यापार का मुख्य मार्ग से होकर के गुजरता था। ठीक, मुर्शिद कुली खां कहाँ के, तो धीरे धीरे जो है बंगाल का नायब बन गया, और यानी प्रांत का जो है सूबेदार भी नियुक्त हो गया। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं किस पर, तो इसका उत्तर 1 हो जाएगा। 85 नंबर पर कह रहा, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कुटागारशाला शब्द का सही व्याख्या या सही विवरण प्रस्तुत करता है। तो देखिए दोस्तों, कुटागारशाला क्या होती थी, जैसे कि बौद्ध भिक्षु वगैरह सब जो आते थे घूमने के लिए, जो बहुत ही विशिष्ट लोग होते थे, उनके लिए एक जो है इस तरीके का झोपड़ी बनाया होता था। ठीक है, इन झोपड़ी में जो वह रहते थे, और
अपनी जो है दार्शनिक विमर्श या विवेचनाएं करते थे। तो ये एक नुकीली छत होती थी, छत वाली झोपड़ी होती थी, ठीक है, कुटागारशाला उनको बोला जाता था, ठीक है। कोई भी दार्शनिक वगैरह सब जो जहाँ ठहरने के लिए नुकीली छत वाली झोपड़ी ऐसे उपवनों में होती थी, जहाँ घूमकर मनीषी ठहरा करते थे, जो घूमते रहते थे वो ठहरते, ठीक है। तो उस समय जो राजा महाराज जो है जो अनेक जगहों पर जो कुटागारशाला का निर्माण करवाते थे, ताकि जो है जो सन्यासी या जो भी घुमक्कर लोग हैं वो आते जाते हैं, यात्रीगण हैं, उनको दिक्कत ना हो, ठीक है। आते हैं 86 नंबर पे। 86 में कह रहा है कि गुप्तकालीन समाज के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कह रहा है अछूतों की संख्या में वृद्धि हुई। देखिए गुप्तकालीन समाज में अछूतों की संख्या में वृद्धि हुई कि नहीं हुई, बताइए। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम लोग जो है कैसे इसमें लगाया जाता है, तो ये एक अनुमान मात्र है कि देखिए गुप्त काल में जो है वह ब्राह्मण समुदाय जो है बहुत ही मजबूत हुए थे, ठीक है ना। ब्राह्मणों को जो है बहुत ही ज़्यादा भूमि अनुदान में दिया जाने लगा और ब्राह्मण का वर्चस्व जारी रहा था, ठीक है, मतलब है। तो जो मूल वैश्य थे उनका जो द्वारा जो है ब्राह्मण क्षत्रिय के रूप में वैधता प्रदान की थी, तो इसीलिए अछूतों की संख्या में क्या होगी, वृद्धि हो गई, ठीक है। ब्राह्मणों ने गुप्त राजाओं को दैवीय गुणों से युक्त कर दिया, जिससे समाज में गुप्त राजाओं की वैधता प्रदान की जा सके, ठीक है। उनको भगवान बनाया जाने लगा गुप्तों के काल में, राजाओं को, ठीक है। इस काल में शूद्रों की स्थिति और खराब हो गई थी। तो दूसरा कथन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस काल में शूद्र की स्थिति खराब नहीं होगी, ठीक है। इस काल में शूद्रों की स्थिति में क्या हो गई थी, सुधार हुई थी, ठीक है, क्योंकि उनको काम मिलने लगा था। अछूतों की संख्या बढ़ी जरूर थी, पर उनको काम मिलने लगा था कि उनको सेवा भाव करने का जो है अवसर मिलने लगा था, तो उनको जीविकोपार्जन जो है अच्छी चलने लगी थी, ठीक है। तो इस काल में शूद्रों की स्थिति और खराब नहीं हुई, तो ये गलत हो जाएगा। निम्न वर्ण की महिलाओं को अपनी आजीविका अर्जित करने की स्वतंत्रता थी। हाँ ये सही है, महिलाओं में जो निम्न वर्ग की महिलाएं थे उनको आजीविका का जो है अर्जन करने का स्वतंत्रता थी। वो खेतों में कार्य कर सकती थी, वो जो है मजदूरी कर सकती थी, तो इस तरह के जो कार्य होते हैं ना वो कर सकती थी, ठीक है। तो दो कथन इसमें 1 और 3 क्या है, सही, ठीक है। 87 में कह रहा है कि भारतीय सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कह रहा आहत सिक्के ढाले गए सबसे प्राचीनतम सिक्के थे। आहत सिक्के जो है वो ढाले गए सिक्कों में सब क्या थे, सबसे प्राचीनतम सिक्के थे, तो ये गलत है। आहत सिक्के से पहले भी, ठीक है, सिक्के प्रचलित में थे। तो पहला का चांदी और तांबे के आहत सिक्के जो है ढाले गए और प्रयोग में आए गए सबसे प्राचीनतम सिक्कों में से एक थे, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। छठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही जो है वह चलाए जा रहे थे। शासकों की प्रतिमा वाले पहले सिक्के गुप्तों ने के द्वारा जारी की गई थी, तो ये भी गलत है। शासकों की प्रतिमा वाले पहल जो है वो जो मिडिल ईस्ट है वहाँ भी जारी किए जा रहे थे, तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, शासकों की प्रतिमा और नाम वाले के साथ जो है पहले सिक्के हिंद यूनानी शासकों, है ना, यूनानी जो शासक थे मिडिल ईस्ट वाले, उन्होंने जो है 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से जो है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करा था, वहाँ भी जारी किए जाते थे, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा इसका डी, ठीक है। इसके बाद स्वर्ण सिक्कों का कुछ इतिहास वर्तमान है वो आप देख लीजिए, ठीक। अब आते हैं 88 पे। धर्म सूत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसने विवाह के 7 प्रकारों को स्वीकृति दी, ठीक है। तो विवाह के 7 प्रकार ने विवाह के 8 प्रकारों को स्वीकृति दी थी, तो ये गलत हो जाएगा। 8 प्रकार थे, ठीक है। 2 विवाह जो क्या थे, प्रतिकूल, और 2 जो है अनुकूल, ठीक है। इस तरीके से 4 प्रतिकूल और 4 अनुकूल, मतलब 2 भागों में विभाजित किया गया था, एक प्रतिकूल और एक अनुकूल, जिसमें से 4 इसमें 4 उसमें दोनों में थे, तो 8 विवाह के प्रकार थे, स्वीकृति दी गई थी। तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला कथन देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ। यहाँ पर निकट आकार 2 लोग मिलते थे, वस्तुओं विक्रय करते थे, ठीक है। विस्तृत आचार संहिता लागू थी, जिन्हें धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र कहा गया था, लागू किए गए थे। दूसरा में करिए सामाजिक व्यवहार के लिए विस्तृत आचार संहिता को उल्लेखित करता है, तो ये तो कथन सही है। पहले कथन पाते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ दी गई है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या थी, मनुस्मृति थी, जिसका संकलन जो है 200 वर्ष पूर्व ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में जो है हुआ था, मतलब इन 400 ईस्वी के दौरान हुआ था, ठीक है। तो 8 प्रकार के विवाह को क्या करती स्वीकृति दी गई थी। पहले 4 जो है उत्तम, जिसको अनुकूल कहे, उत्तम माने जाते थे, और बाकियों को क्या कहा जाता था, निंदित माना जाता। बाकी 4 को जो है निंदित माना जाता था, लेकिन ब्राह्मण जो है उन नियमों को स्वीकार नहीं करते थे, ठीक है, लेकिन समाज में उनकी मान्यता थी।
तो ये हो जाएगा बी इसका उत्तर। 89 की बात करते हैं। 89 में कह रहा है कि प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक नायक की जटिल स्थिति को दर्शाता है जो ब्राह्मण और व्यापारी दोनों है। ठीक है, प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा नाटक एक नायक की जटिल स्थिति को दर्शाता है जो ब्राह्मण और व्यापारी दोनों है। ठीक ना, तो ब्राह्मण और व्यापारी दोनों है, इसमें से कह रहे थे स्वप्न सावदत्ता, ठीक है, मल्लिका अग्निमित्र, मेघदूत, मृछ कटिकम, ब्राह्मण भी थे और व्यापारी भी थे और इनका जो है नायक जो है वह प्रेम में पड़े थे। ठीक है, तो कौन से ये कथन है इसमें, तो देखिए मृछ कटिकम जो है वो एक ऐसा नाटक है जिसमें जो है शास्त्रों के व्यापार के वैश्यों की आजीविका को बताया जाता था। अन्य स्रोतों में जटिल स्थिति परिस्थिति देखने को मिलती है, जैसे शूद्रक नाटक मृछ कटिकम लगभग नायक में चारुदत्त को ब्राह्मण और सार्थवा यानी कि वणिक, वणिक का मतलब होता है उस समय पे जो व्यवसाय करता है वो। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, बाकी स्वप्न सावदत्ता में क्या दिखा हुआ है, तो कवि भास द्वारा लिखा गया संस्कृत नाटक है यह। इसमें कौशाम्बी का राजा उदयन और अवंती का शासक की बेटी वसावदत्ता की प्रेम कहानी वर्णित करी गई है। ठीक है, मालविका अग्निमित्रम कालिदास द्वारा जो लिखा गया रचना है, और इसमें शुंग सम्राट जो है अग्निमित्र और उनके द्वारा निर्वासित जो दास की बेटी थी मालविका की प्रेम कहानी को लिखा गया है। ठीक है, मेघदूत जो है कालिदास द्वारा लिखित कविता है, कविताओं का संग्रह है। इसमें कह रहा है कि एक निर्वासित यक्ष का विलाप है इसमें, जो एक सुनसान पर्वत शिखर पर अपनी प्रेमिका के विरह में तड़प रहा है। ठीक है, तो ये तीनों जो है वो क्या थे, लव स्टोरी है। ये भी लव स्टोरी है पर इसमें ब्राह्मण भी है और जटिल वणिक भी है नायक। ठीक है, 90 में कह रहा है किस ग्रंथ में बौद्ध धर्म का क्षत्रिय इतिहास मिलता है, तो बौद्ध धर्म का क्षत्रिय इतिहास कह रहा है किस ग्रंथ में मिलता है, तो दीपवंश में। ठीक है, दीपवंश में जो है चर्चा और संवाद करते हुए मौखिक शिक्षा देते थे कौन, तो बुद्ध। ठीक है, बुद्ध ने किसी भी संभाषण को अपने जीवन काल में नहीं लिखा गया है, बुद्ध के किसी भी संभाषण को नहीं लिखा गया है। ठीक है, उनके शिष्ट ज्येष्ठों या ज़्यादा वरिष्ठ जो ब्राह्मण थे उनके द्वारा जो है क्या किया गया है, संकलित किया गया उनके श्रवण को। ठीक है, और त्रिपिटक का क्या क्या निर्माण किया गया है, जिसका अर्थ होता है 3 टोकरी। ठीक है, तो ये उनका है। देखिए जब बौद्ध धर्म श्रीलंका गए तो वहाँ इलाकों में जो है फैला दीपवंश यानी कि दीप का इतिहास जो है महावंश, महान इतिहास जैसे क्षेत्र विशेष बौद्ध इतिहास को लिखा गया, और इसीलिए ये जो है ये उत्तर हो जाएगा। तो इसमें क्षत्रिय इतिहास लिखा गया है, दीपवंश श्रीलंका का इतिहास है। ठीक है, अब आते हैं 91 नंबर पे। कह रहा है कि जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका मूल सिद्धांत वर्धमान महावीर द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, तो ये गलत है। जैन धर्म का जो मूल सिद्धांत है वो वर्धमान महावीर सही है, गलत है। ठीक है ना, कौन, तो ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उन्हीं के द्वारा जो है यह मूल सिद्धांत जो है वर्धमान जो है महावीर के नाम से जाने गए, जो जन्म से पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित थे। तो अब आते हैं दूसरे पे। कह रहा है इसका सबसे प्रमुख विचार यह है कि संपूर्ण विश्व आंशिक रूप से प्राणवान नहीं, ये गलत है। संपूर्ण विश्व जो है वह पूर्ण रूप में प्राणवान है। ठीक है, बयान में पाते हैं आप। बाकी जैन धर्म के बारे में देख लीजिए, थोड़ा डिटेल पढ़ लीजिए इसको। ठीक है, प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत में तांत्रिकवाद के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल हो सकते थे तांत्रिकवाद में, तो सही है कि गलत है, तो सही है। इसके अभ्यासकर्ता, ठीक है, पहला कथन सही है। तांत्रिक पूजा पद्धति जो है उपमहाद्वीप में कई भागों में प्रचलित थी, इसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल हो सकते थे, और इसके अतिरिक्त कर्मकांडीय संदर्भ में जो है एक वर्ग जो है वर्ण भेद की अवहेलना की जाती थी। ठीक है, तो पहला सही है। तो इसके अभ्यासकर्ता जातीय वर्ग भेद का पालन करते थे, ये गलत है। इसके अभ्यासकर्ता जो है सबको एक समान मानते थे, तो ये गलत है। इसके विचारों ने शैव धर्म को प्रभावित किया, तो ये भी सही है। शैव धर्म में अभी भी जो है तांत्रिकवाद चलता है। ठीक है, तो तीसरा कथन क्या है, सही है। ठीक है ना, इस पद्धति ने विचारों में शैव और बौद्ध दर्शन को भी प्रभावित किया, और बौद्ध में भी एक भाग जो है तांत्रिकवाद से प्रभावित होकर के बन गया था। ठीक है, तो आगामी सहस्त्राब्दी में इन समस्त विश्वासों एवं आचारों का वर्गीकरण जो है हिंदू के रूप में हुआ, और यदि हम वैदिक और पौराणिक परंपरा के बीच तुलना करें तो यह विषमता और अधिक क्या हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है। वैदिक देवकुल के अग्नि, इंद्र और सोम जैसे देवता पूरी तरह गौण हो गए, और साहित्य व मूर्तिकला दोनों में ही क्या होता है, उनका निरूपण नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। 93 की बात करते हैं। 93 कह रहा है कलंदरों और मलंगों के सूफी रहस्यवादियों में क्या समानता या समानताएं हैं। ठीक है,
कलंदरों और मलंगों। तो देखिए कुछ जो है सूफी रहस्यवादियों में सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या जो है के आधार पर जो है नवीन आंदोलन का जो है रखा गया था। अभी खानका की अवहेलना करके यह रहस्यवादी फकीर की ज़िंदगी बिताते थे और निर्धनता और ब्रह्मचर्य को उन्होंने गौरव प्रदान किया था। तो जो कुछ जो सूफीवादी सिद्धांत के लोग थे वो क्या करते थे, खानका की अवहेलना करके जो है, खानका मतलब जहाँ पे राज्य के संरक्षण में जो है रह करके वह क्या करते थे, अध्यात्म करते थे, तो उसको रह करके वो फकीरी की ज़िंदगी बिताने लगे थे कि हम जो है मांग के खाएंगे, भिक्षा दे करके खाएंगे। निर्धनता और ब्रह्मचर्य को उन्होंने क्या कर दिया था, गौरव प्रदान कर दिया था कि हमें धन संपत्ति नहीं चाहिए, हम निर्धन ही सही हैं। ठीक है, उन्होंने अनुष्ठानों की अवहेलना की और ईश्वर के साथ सीधे संबंध में विश्वास रखा। ठीक है, तो पहला कथन दोनों अनुष्ठानों को नज़रअंदाज किया और सरिया की अवहेलना की। तो पहला कथन क्या है, सही है। जब ईश्वर को ही अवहेलना कर दिया तो सरिया में विश्वास कहाँ, मतलब ईश्वर के साथ सीधे अनुष्ठान किया और सरिया वगैरह सब जो खानका वगैरह से थे उनकी अवहेलना करी। ठीक है, दोनों इस्लामी कानून, कलंदर और मलंगर कह रहा है कि दोनों इस्लामी कानून एवं सिद्धांतों की व्याख्या करने वाले प्रमुख विद्वान थे। ठीक है, तो दूसरा कथन गलत है। ठीक है ना, देखिए इन सूफियों को विभिन्न नाम जैसे कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी, ठीक है, ये सब क्या करते थे, सरिया का अवहेलना करते थे। इनको बेसरिया कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि ये सरिया की अवहेलना करते, सरिया को नहीं मानते थे। और जो सरिया को मानते थे उन्हें क्या कहा जाता था, उसको बासरिया कहा जाता था। ठीक है, तो इसलिए वे इस्लामिक कानून और सिद्धांतों की व्याख्या नहीं करते थे। ठीक है ना, तो इस्लामिक कानून एवं सिद्धांतों की व्याख्या करने वाले प्रमुख विद्वान थे, तो ये गलत हो जाएंगे ना, क्योंकि ये बेसरिया थे, तो ये कानून की व्याख्या नहीं करेंगे। ठीक है, दोनों ने वैराग्य के चरम रूपों को देखा है। ठीक है, तो ये सही है, दोनों ने वैराग्य को चरम रूप को देखा है, क्योंकि वह फकीरी और ब्रह्मचर्य के जीवन यापन करते थे, तो वैराग्य को देखा है। तो इसमें 1 और 3 क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे और बाकी गलत। 94 नंबर पे आते हैं। 94 में कह रहा है कि तलकर्षण किसी जलाशय के तल पर जमा रेत, बजरी और गाद जैसे तलछट को हटाने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो बताइए सही है कि गलत है। तो तलकर्षण या ड्रेजिंग किसको कहते हैं, तलकर्षण या ड्रेजिंग कहते हैं कि किसी जलाशय के तल पर जमा रेत अथवा बजरी को या गाद जैसे जो तलछट्टी जमा हो जाती है उसको हटाने की प्रक्रिया, तो उसको तलकर्षण कहते हैं। तो पहला कथन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या बड़े बांध बनाने के मामले में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है, तो दूसरा कथन जो है गलत हो जाएगा। बड़े बांध बनाने के मामले में भारत क्या है, तीसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन है, तो अमेरिका है और पहले पर चीन है। ठीक है, चीन पहले स्थान पर, अमेरिका दूसरे स्थान पर है। तो दूसरा कथन हमारा क्या हो जाएगा, गलत। कह रहे अवसादीकरण अपक्षा एवं अपर्दन जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से स्वाभाविक रूप से हो सकता है। अवसादीकरण कह रहा है कि अपक्षा और अपर्दन मतलब यहाँ से जो है मिट्टी कटाव हो रही है, तो यहाँ क्या हो सकती है, यहाँ पे जमा होगा, अवसाद के रूप में जमा होगा, तो ये स्वाभाविक रूप से हो सकती है। तो इसमें ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो 2 कथन क्या होंगे, इसमें सही होंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 95 नंबर प्रश्न पे। तो कह रहा है कि निम्न पर विचार कीजिए। कह रहा है भूमि अवतलन या अधोगमन पृथ्वी की सतह का धीरे धीरे धंसना या अचानक धंसना है। ठीक है ना, भूमि अवतलन का मतलब होता है भूमि का नीचे की तरफ धंस जाना। तो पहला कथन क्या है, सही है। ठीक है, या अधोगमन का मतलब होता है धीरे धीरे धंसना या अचानक से धंसना। ठीक है, तो पहला कथन क्या हो जाएगा, सीधे सही हो जाएगा। देखिए अभी कुछ समय पहले जो है क्या है कि भूमि संचरण का बढ़ा है। क्यों बढ़ा है, तो हम लोग जोशीमठ में देखे हैं। ठीक है, तो जोशीमठ है, वहाँ के हम लोग घटना से अवगत होंगे। तो भूमिगत सामग्री के संचलन के कारण जो है भूमि अवतलन जल, तेल, प्राकृतिक गैस या खनिज संसाधनों को पंपिंग, फ्रैंकिंग या खनन गतिविधियों के द्वारा जमीन से निष्कर्षण के कारण होता है। जो हम लोग कहते हैं खनन करते हैं, जो पंपिंग करते हैं, इन सब से क्या होता है, भूमि का अधोगमन या अवतलन होता है। जैसे भूकंप आता है, मृदा संघनन हो गया, हिमनद का समस्थानिक समायोजन हो गया, मतलब हो गया कि हिमनद जो है एक जगह से दूसरी जगह जो पिघल करके चलती है, उससे भी जो है भूमि का क्या होता है। अभी आपको जो है बहुत सारे फ्लैश फ्लड देखने को मिलते हो गए अनेकों जगह पे। तो ये सब जो आ रहे हैं, कुछ दिन पहले जो है कहाँ पे, तो हमारे देश में जो है कश्मीर और लद्दाख में देखने को मिला था बाढ़, अपर्दन, सिंक होल का निर्माण हो जाना, विलियन रंध्र का गठन हो जाना, ये सब क्या है, निक्षेपित मृदा में जल का मिश्रण है। ठीक है, जिसे लोयोस के रूप में जाना जाता है। जैसे प्राकृतिक घटनाओं के कारण भी अवतरण होता रहता है। ठीक है ना, जोशीमठ का चर्चा भी यहाँ किया गया। चमोली जिले में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर जो है यह पहाड़ी स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर जो है पर्यटन स्थल है और शहर बद्रीनाथ, औली, फूलों की घाटी वगैरह सब जाने के लिए जो है एकमात्र यह रात्रि विश्राम स्थल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसी से होकर के जाता है। ठीक है, सेना के लिए भी जोशीमठ क्या है, बहुत ही स्ट्रेटजिक है, सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ पे चीन है। ठीक है, तो जोशीमठ भूस्खलन धंसाव क्षेत्र जो
उच्च जोखिम वाले भूकंपीय क्षेत्र क्या है, क्षेत्र 5 में आते हैं, ठीक है ना। तो ये क्षेत्र 5 में आते हैं। इसके माध्यम से धौलीगंगा और अलकनंदा नदियों के संगम विष्णु प्रयाग से एक उच्च ढाल के साथ जो है अपवाहित होती हैं, ठीक है। तो दूसरा कथन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं हम लोग 96 पर। 5 प्रश्न जो है आज के इस वीडियो में बचा हुआ है, तो जल्दी से करते हैं हम लोग 5वां प्रश्न। कह रहे हैं कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण एक विशेष न्यायिक निकाय है जो देश में पर्यावरणीय मामलों पर निर्णयन हेतु विशेषज्ञता सुसज्जित है, ठीक है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण क्या है, एक न्यायिक निकाय है। तो ये क्या हो जाएगा, सही कि गलत, तो ये दोस्तों सही होगा, ठीक है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण क्या है, एक न्यायिक निकाय है, ठीक है, जो प्राकृतिक संरक्षण के लिए जो है। इसमें क्या होता है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम जो है 2010 के तहत जो है इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और ये विशेष इकाई बनाया गया था, ठीक है। बाकी आप इसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या आता है, जो भी चीज़ आता है, जो भी इसमें विवाद आएगा उसमें NGT के लिए यह अनिवार्य है कि उसके पास जितने भी पर्यावरण संबंधी मुद्दे आते हैं उनका निपटारा कितने दिनों में हो जाए, तो 6 महीने के भीतर हो जाए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इनकी मुख्यालय कहाँ कहाँ पे है, तो इनकी कार्यालय जो है भोपाल, पुणे, कलकत्ता और चेन्नई में स्थित है, चारों क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। ये एक न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्यता शामिल होते हैं। इसमें अध्यक्ष हैं, NGT में अध्यक्ष होता है, कुछ न्यायिक सदस्य होता है, कुछ जो है पर्यावरण के विशेषज्ञ होते हैं। 3 वर्ष की अवधि के लिए जो है अथवा 65 वर्ष तक की आयु के लिए जो है इस पर रह सकते हैं। तो जो भी पहले पूरा होगा तब उसके बाद रिटायर होना होगा, या तो 3 वर्ष या 65 वर्ष, ठीक है। तो भारतीय वन अधिनियम 1927 वनोत्पाद, आवाजाही, पारगमन, कास्ट और अन्य वनोपजों पर आधारित आरोपित शुल्क से संबंधित कानून को समेकित करने का प्रयास करता है कौन, तो NGT। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, दूसरा कथन भी सही है। NGT में जो पर्यावरण संबंधी जितने भी मुद्दे हैं 1927 के भारतीय वन अधिनियम के भी मुद्दे जो है वो इसमें अधिकृत हैं। तो दूसरा कथन भी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो C उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग 97 नंबर पे। 4 प्रश्न और बच्चे हैं। हीट डोम तब होता है जब निम्न दाब का क्षेत्र एक जगह पर लंबे समय गर्म वायु को अधिग्रहित करता है, ठीक है। हीट डोम कब होता है, कि तब होता है जब निम्न दाब का क्षेत्र जो है एक जगह पर लंबे समय गर्म वायु को अधिग्रहित करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, पहला कथन गलत है। हीट डोम कब होता है, देखिए उच्च दाब का, कहाँ, तो उच्च दाब का क्षेत्र जो है गर्म वायु के गुंबद जैसा बनाता है, तो इसको हीट डोम कहा जाता है, ठीक है। निम्न दाब का नहीं, तो उच्च दाब का, ठीक है ना। तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, जेट धाराएं वायुमंडलीय ऊपरी स्तरों में तेज पवनों की अपेक्षाकृत संकरी पट्टी होती है, तो ये सही है। जेट धारा क्या होता है, गर्म वायु का एक संकरी पट्टी होती है जो वायुमंडल के ऊपरी हिस्से से प्रवाहित होती है, ठीक है। तो दूसरा कथन क्या है, सही है। अब इसमें कुछ हीट डोम और जेट धाराएं दी गई हैं, तो इसको देख लेते हैं कि हीट डोम सामान्यतः कुछ दिनों के लिए बनता है, लेकिन कभी कभी यह कुछ सप्ताहों तक भी क्या कर सकता है, बढ़ सकता है, ठीक है, जिससे चरम हीट वेव उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वायु संकुचित हो जाती है या उष्ण हो जाती है और क्षेत्र के तापमान को क्या करता है, और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। हीट डोम का निर्माण जेट स्ट्रीम की विशेषताओं से संबंधित है। जेट स्ट्रीम क्या होता है, तो ऊपरी स्तरों में तेज पवनों की अपेक्षाकृत संकरी क्या है, पट्टी है। संकरी मतलब पतली जो है लेयर की तरह ये बहती रहती है, ठीक है। जेट स्ट्रीम तरंग जैसा प्रतिरूप होता है जो उत्तर से दक्षिण जो है उसके बाद की ओर प्रभावित होता है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण आता है, फिर उसके बाद जो है उत्तर की ओर जो है प्रभावित होता है, ठीक है, धीरे धीरे, और कभी कभी स्थिर भी हो सकती है ये। तो उच्च दाब प्रणाली में हीट डोम की घटना होती है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा B। अब आते हैं 98 नंबर पर। कह रहा है कि कोरल पॉलिप्स छोटे और मांसल समुद्री एनीमोन है ना, जो उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय महासागरों एवं समुद्रों में रहते हैं, ठीक है। तो क्या है, ये सही है। उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय महासागरों एवं समुद्रों में पाए जाते हैं कौन, तो मांसल होते हैं, और ये समुद्री एनीमोन है, ठीक है। समुद्री एनीमोन है मतलब कोरल पॉलिप्स का मतलब हो गया कि जो कोरल होती है ना उसकी मोटी मोटी परत कह लीजिए, या मांसल भाग कह लीजिए, पत्ता उसका मोटा मोटा जो हिस्सा होती है, इस तरीके का अलग अलग डिजाइनों का बनती रहती है। इसमें कोई खास ऐसा कुछ पैटर्न नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि तटीय प्रवाल भित्तियाँ महाद्वीप के निकट विकसित होती हैं तथा समुद्र जल के निकट रहती हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, सही है। जो तटीय प्रवाल भित्ति होता है महाद्वीप के निकट ही रहेगा ना, जो तटीय है तो महाद्वीप के निकट रहेगा और समुद्र तट के निकट रहेगा। तो ये तो उसी कथन को एलिब्रेट कर दिया है। प्रकाश रोधिकाएँ महाद्वीपीय शेल्फ के अपतटीय क्षेत्रों पर पाई जाती हैं। जो प्रकाश रोधिकाएँ होती है वह कहाँ, महाद्वीपीय शेल्फ के अपतटीय क्षेत्रों पर पाई जाती हैं। अपतटीय मतलब हो गया तट से दूर, ठीक है। तो प्रवाल भित्ति देखिए कहाँ है, तो प्रवाल जो रोधिका है
ठीक है। वो महाद्वीपीय शेल्फ के अपतटीय क्षेत्रों पर पाए जाते हैं। आमतौर पर कुछ दूरी पर समुद्र के समानांतर होते हैं, मतलब तट से कुछ दूरी पर समुद्र के समानांतर होते हैं। इससे क्या होता है, गहरा लैगून बनने लगता है और बैरियर रीफ जो है निर्मित होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में निर्मित हुआ है। तो तीसरा कथन भी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। इसका प्रवाल एटॉप है, जिसको डोप एटॉल कहते हैं, ये बन जाता है। ठीक है। पहले तटीय प्रवाल भित्ति बनता है, ऐसे ऐसे जमा होगा, फिर धीरे धीरे जो ऐसे ऐसे जमा होगा, ठीक है, बड़ा तरीके से जमा होता जाएगा, फिर अचानक से चारों तरफ से बन जाएगा, बीच में जो है क्या हो जाएगा, खाली हो जाता है, तो उसमें पानी भर जाता है, तो इसको लैगून कहते हैं। ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, सभी 3। अब आते हैं 99 पे। ठीक है, सेकेंड लास्ट पे। कह रहा है कि इस उदाहरण के माध्यम से यात्री डोमिंगो पेस ने निम्नलिखित में से किस साम्राज्य का वर्णन किया है। कह रहा है कि वहाँ से मैंने जो देखा वह मुझे रोम जितना विशाल प्रतीत हुआ तथा देखने में अत्यंत सुंदर, जिसमें पेड़ों के कई उपवन और आवासों के बगीचों में तथा पानी की कई गलियाँ नालियाँ जिसमें आती हैं तथा कई स्थानों पर क्या है, झीलें हैं। तो ये किसकी, विजयनगर साम्राज्य की वर्णन करती हैं। कौन, तो यात्री डोमिंगो पेस। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का करते हैं। तो विजयनगर की खूबसूरती उस समय जो है चरम पर थी। ठीक है। तो बाकी आप देख सकते हैं कि कहाँ से लिया गया है। तो ये उदाहरण जो है इस शहर का परिमाप है, डोमिंगो पेस द्वारा लिखे विजयनगर शहर के वर्णन से लिया गया है। ठीक है। तो डोमिंगो पेस देखिए, सबसे उल्लेखनीय वृतांत जो है वह निकोलो दो कांति नामक जो है इतालिक व्यापारी का है। अब्दुल रज्जाक नामक फारस के राजा का दूत था वो, और अफानासी निकितन नामक रूस का एक व्यापारी है। ठीक है। जिन सभी ने 15वीं शताब्दी में इस शहर की क्या की थी, यात्रा की थी। दुआर्ते बरबोसा, ठीक है, डोमिंगो पेस और पुर्तगाल के फोर्नोवा नूनेज जो 16वीं शताब्दी में क्या किए थे, यात्रा किए थे। कहाँ की, तो विजयनगर साम्राज्य की। और डोमिंगो जो है यहाँ लिखा है उन्होंने, तो उन्होंने लिखा इस शहर का परिमाप मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यह एक स्थान से पूरी तरह देखा नहीं जा सकता, पर मैं एक पहाड़ पर चढ़ा जहाँ से मैं इसका एक बड़ा भाग देख पाया हूँ। मैं इसे पूरी तरह से नहीं देख पाया क्योंकि यह कई पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। वहाँ से मैंने जो देखा वह मुझे रोम जितना विशाल प्रतीत हुआ और तथा देखने में अत्यंत सुंदर, जिसमें वृक्षों के कई उपवन हैं, आवासों के बगीचों में तथा नालियाँ जो इसमें आती हैं तथा कई स्थानों पर झीलें हैं। ठीक है। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है आज के वीडियो का। कह रहा है कि निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, बताइए। तो मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान है सियोम में। ठीक है, सियोम नदी पे है। और सियोम नदी कहाँ पे है, तो पश्चिम कनाडा प्रवाहित होती है। कई छोटी नदियाँ जो है सिरिंग, कोम्ब्रोंग, सोमोंग, सुबोंग पार्क जो है कि पूर्वी सीमा के साथ, सुबोंग पार्क की पूर्वी सीमा के साथ सियांग नदी में गिरती है। तो पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये इसमें होता है। ठीक है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ये नोआंग दिहांग जो है उस नदी पे है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। नामदफा के बारे में तो बहुत फेमस आपको पता होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। ओरांग राष्ट्रीय उद्यान ब्रह्मपुत्र नदी पे है, तो ये 3 जो सही सुमेलित हो, इसका उत्तर हो जाएगा 1। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है हमने यहाँ पर रोका है। ठीक है, ये हमारा जो है चौथा टेस्ट का कंप्लीट हो चुका है। तो कल मिलते हैं आपको 5वें टेस्ट पर और कोशिश करेंगे मैक्सिमम प्रश्न करने का, देखते हैं कितना हो पाता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्यारा लगा हो, और कोई कमेंट हो, कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख डालिए। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले बेस्ट में, तब तक के लिए ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, अपने ग्रुप में, सारे ग्रुपों में शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।